जो हमारी क्लास 9th की सोशल साइंस है, नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो अभी हमारी नई बुक लॉन्च हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा चैप्टर नंबर 1 दैट इज अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में आप एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पर आप एक बेसिक्स जानोगे कि सोशल साइंस क्या है। ठीक है ना, जिसमें आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हो सोशल साइंस के अंदर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है ना, इकोनॉमिक्स, तो हर एक चीज़ों के बारे में बेसिक समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम सोशल साइंस का बेसिक समझेंगे कि सोशल साइंस क्या होती हैं, चीज़ें कैसे चलती हैं उस तरीके से। तो ये आपके चैप्टर का स्टार्टिंग का है फ्रंट पेज, दैट इज। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहता है कि अब देखो ये ना, पहली बात समझो कि ये क्लास 9th की जो एनसीईआरटी बुक है ना, वो नई वाली बुक क्लास 8th के अकॉर्डिंग है। लेकिन आप तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, तो ये जो रेफरेंस ले रहा ना एक तरीके से, वो थोड़ा सा क्लास 8th के अकॉर्डिंग चीजों को लेगा। कहता है क्लास 8 तक आपने सोशल साइंस पढ़ी थी, मतलब एसएसटी पढ़ी थी, स्टोरी के जरिए, कोई हाथ से इवेंट के जरिए पढ़ा था, या कुछ इंपॉर्टेंट लोग थे उनकी कहानी के जरिए आप चीजों को पढ़ते थे, या अलग अलग जगहों के बारे में आप चीजों को पढ़ते थे। हाँ, क्लास 9th में जब आप स्टार्ट करते हो तो आप चैप्टर स्टार्ट करते हो कि एक्चुअल में सोशल साइंस है क्या। जब आप क्लास 9th की सोशल साइंस को स्टार्ट करते हो तो वहां पे सबसे पहला सवाल आता है कि भाई ये सोशल साइंस है क्या, और क्यों आप इसे पढ़ रहे हो, व्हाई इट इज स्टडीड, और ये कैसे आपको आपके आसपास का जो दुनिया है उसको समझने में मदद करता है। ये चीजें हम इस क्लास में, मतलब ये 9th क्लास का एक इंट्रो दे रहा है आपको कि ये हम पढ़ेंगे। देखो, ह्यूमन बीइंग्स नेवर लिव अलोन। देखो, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो कभी भी अकेले नहीं रहते। हर इंसान किसी ना किसी तरीके से दूसरे से कनेक्ट होता है, और दूसरों पे कहीं ना कहीं हम डिपेंड भी करते हैं। सोसाइटी इसी तरीके से अलग अलग तरीके से चलती है, और हमारा जो जीवन है वो सिर्फ हमारे आसपास के लोग नहीं, हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है, मौसम है, गर्मी, सर्दी, बारिश, जैसे बारिश आती है तो खेती होती है ना, या फिर आपके आसपास नदियां होती है तो आपको पानी मिलता है पीने का। तो ये सारी चीजें जो आपके आसपास एनवायरनमेंट है उसकी वजह से, पेड़ पौधे है ना, और द गवर्नमेंट दैट मेक्स लॉ, जो सरकार कानून बनाती है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। मतलब जो हमारा जीवन है ना वो हमारे आसपास के मौसम पे डिपेंड करता है। सरकार हमारे लिए क्या कानून बनाती है, हमारा जीवन उससे प्रभावित होता है, बिल्कुल। अब इंडिया है, डेमोक्रेसी कंट्री है, यानी कि डेमोक्रेसी चलती है यहाँ पे, लोग मिलके रूलर्स को ऑप्ट करते हैं, बिल्कुल इस तरीके से चीजें चलती हैं। और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ डिफरेंट तरीके की सरकार चलती है, तो वहां पे लोगों के पास डिफरेंट तरीके के अधिकार हो सकते हैं, या राइट्स या कम राइट्स हो सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा कमाने की एक्टिविटीज करते हैं लोग, जैसे खेती बाड़ी कर ली या इंडस्ट्री चला ली, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, और तीसरा व्यापार सर्विस कर ली, ट्रेड, है ना। तो ये सारी चीजें आप अपने आसपास देखते हो। आप देखते हो अपने आसपास कल्चर चलता है, ट्रेडिशन, एक ऐसी चीज जो जो लोग हर साल से करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं। या आपका एक कल्चर है, कपड़े पहनना अलग, उस तरीके से खाना खाना, वो एक कल्चर कहलाता है। या आपके आसपास की सोच और ज्ञान, जो एक जनरेशन से हम दूसरी जनरेशन में पास होते हुए भी देखते हैं। आपके अंदर कोई चीजें हैं, कोई समझ है, तो वो जायज बात है, मोस्टली आपके घर वालों से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से आपने सीखी होगी। हाँ, सीखनी घर वालों से ही चाहिए, और घर वालों की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए कि आपको आइडियाज एंड नॉलेज दें। ठीक है ना, सारी जिम्मेदारी नहीं है उनकी भी, ठीक है ना। चलो इस तरीके से, तो ये सारी चीजें कनेक्शन समझने के लिए हम सोशल साइंस को पढ़ते हैं। यानी कि अब देखो एक तरीके से ना, आप ध्यान से देखो, हर चीज रिलेट करती है इसमें। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को समझना, पेड़ पौधे, जगहों को समझना, लोकेशन समझना, ज्योग्राफी, सरकार को समझना, सरकार क्या कानून बना रही है, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझना, क्या हो सकता है आपका, इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, कि किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं। कल्चर ट्रेडिशन को समझना, अब ये भी थोड़ा पॉलिटिकल साइंस के अंदर आ जाता है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं कह सकते, और ये थोड़ा एक ज्योग्राफी के अंदर भी आ जाता है, और थोड़ा इतिहास के अंदर भी आता है। कल्चर ट्रेडिशन जगह के हिसाब से अलग होते हैं। कल्चर ट्रेडिशन क्या कहते हैं हमारे, पैसा कमाने पे भी डिपेंड करते हैं कल्चर ट्रेडिशन, ठीक है ना। और कल्चर और ट्रेडिशन एक तरीके से पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है, क्योंकि समाज में फिर भेदभाव, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर दूसरा, आइडियाज और नॉलेज जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो, यानी कि ये हिस्ट्री है। और ये सारी चीजें ही मिलके आप सोशल साइंस पढ़ते हो। ये सभी कनेक्शन आप समझने के लिए सोशल साइंस को पढ़ते हो। तो सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस ना एक सिस्टमैटिक स्टडी है, तरीके से पढ़ने वाली स्टडी है, किसकी, ह्यूमन की, सोसाइटी की, और ह्यूमन के बिहेवियर की। बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया डेफिनेशन है, याद कर लेना। क्या, ठीक है ना, और याद हो जाए तो हर एक बच्चे से सुनना भाई, ठीक है, और फिर जो है इसको आगे कंटिन्यू करना। तो क्या कह रहा है कि सोशल साइंस एक सिस्टमैटिक स्टडी है, सिस्टमैटिक तरीका है ह्यूमन सोसाइटी का और ह्यूमन बिहेवियर का। समझ रहे हो आप? यानी कि सोशल साइंस आप क्या कर रहे हो, सोशल साइंस में आप क्या देख रहे हो, तरीके से स्टडी की गई है मानव समाज की
और मानव बिहेवियर की। समझ रहे हो? मतलब इंसान की क्या सोसाइटी है उसको तरीके से पढ़ना, सिस्टमैटिक पढ़ना उसको, और इंसान कैसे बिहेव करता है इसको सिस्टमैटिकली पढ़ना, ये सोशल साइंस है। कोई आपसे फिर से पूछे व्हाट इज सोशल साइंस, किसी को फिर से समझ में नहीं आया हो, तो सिंपल सी बात है, सोशल साइंस मतलब पढ़ाई करना, इंसान के समाज की पढ़ाई करना, इंसान के आसपास क्या क्या चीजें हैं उसकी पढ़ाई करना, और इंसान के बिहेवियर की पढ़ाई करना कि हाउ द ह्यूमन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन, because the situation never be the same, it changes, and because the situation changes हम लोग अपने तरीके बदलते हैं। तो ये हमें समझने में मदद करता है सोशल साइंस। जब हम पढ़ते हैं ना ये पढ़ाई, कि किसकी पढ़ाई, इंसान के समाज की, इंसान के बिहेवियर की, तो हमें ये समझ में आता है कि इंसान कैसे जीते। अब देखो इंसान कैसे आसपास जी रहा है, तो इंसान जी रहा है वो ह्यूमन सोसाइटी है, कैसे समाज को डेवलप करता है, कैसे, क्योंकि चीजें हमेशा सेम नहीं रहती ना, समाज धीरे धीरे डेवलप होता है। या कोई हादसे कैसे होते हैं, वो ह्यूमन बिहेवियर से होते हैं। कैसे सरकार काम कर रही है, ये ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर है। कैसे हमारा इकोनॉमी, यानी कि पूरा हमारा जो देश है उसका पैसा, वो देश कैसे चलता है, कैसे देश कमाता है, क्या काम करता है हमारा देश, और जो काम करता है वो चीजें भी डिपेंड करती है ना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक बच्चा एक पर्टिकुलर काम, एक आदमी एक पर्टिकुलर काम करता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो काम कर रहा है ए काम, तो उसका बच्चा उसको बचपन से वही काम देखता है, कल को बड़ा होकर वो भी वही काम करेगा, ए काम। अब ये चीजें भी डिपेंड करती है जो आपको आता है, ये चीजें डिपेंड करती हैं जो आपने अपने समाज में देखी हैं, ये डिपेंड करता है जो आपके इलाके में पाई जाती हैं, वही तो चीज करोगे। ज्यादातर लोग खेती क्यों करते हैं, क्योंकि बचपन में ज्यादातर गाँव में पैदा हुए, उस तरीके से देखा, खेती देखी, खेती कर रहे हैं, शुरुआत से चलती आ रही है वो, ठीक है ना, पेट पूजा अपनी कर पाना। एनवायरमेंट, जीवन, इंसानी जीवन को कैसे प्रभाव करता है ये भी हम पढ़ते हैं, और कैसे इतिहास हमारा आज और हमारा भविष्य प्रभावित करते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। जैसे रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा पास्ट में कुछ हुआ तो होगा ना जिसको आज लेकर लोग बहुत परेशान हैं। वेदर इट शुड बी हट जाना या फिर इट शुड बी रहना, हम इस चीज में बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है, हम कोई एक पर्सपेक्टिव लेके नहीं बात करेंगे इस चीज को। हम इसके सपोर्टिव वे में भी बात कर सकते हैं, और इसको बोल सकते हैं कि इससे दूसरों को क्या नुकसान हो रहा है, ताकि आप अपना जजमेंट बना सको कि आपको क्या लग रहा है सही। बिकॉज आप न्यूट्रल तो देखो मोस्टली लोग कभी रह नहीं पाते हैं, वो एक ओपिनियन रखते हैं, बट बिकॉज हमारा काम है एजुकेशन देना, तो हम आपको अगर एक पर्टिकुलर वे में इन्फ्लुएंस करेंगे तो फिर ये हमारा गलत चीज है, बिकॉज है ना। तो उस तरीके से, तो इतिहास कैसे हमारा आज और कल को बिहेव करता है, कैसे हमारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है, वो चीज। तो सोशल साइंस एक तरीके से, अब देखो दूसरी डेफिनेशन, ये एक डेफिनेशन थी कि आप ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हो, लेकिन दूसरी परिभाषा क्या है कि आप ना रिश्ते पढ़ते हो, लोगों के और उन लोगों के बीच के रिश्ते, या लोगों और सोसाइटी के बीच के रिश्ते, या लोगों सरकार के बीच में रिश्ते, सोसाइटी गवर्नमेंट, यानी कि इन सब चीजों के बीच में आप रिश्ते पढ़ते हो। यानी कि व्हाट इज सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में ना आप जब पढ़ते हो तो उससे आप रिश्ते समझ पाते हो कि इंसान के इंसानों से कैसे रिश्ते हैं, इंसान का समाज, सरकार, इकोनॉमी, कल्चर, क्या चीज चल रही है, कौन सी चीज आपस में कैसे क्यों रिलेटेड है। मैं आपसे पूछूं आप क्या काम करते हो, आप बोले ये काम करते हैं, क्यों, कुछ रीजन होगा ना, ऐसे भैया नहीं उठाया चल दिए ये काम कर लिए, नहीं। आप में से कोई अच्छी एजुकेशन ले पा रहा है, कोई नई एजुकेशन ले पा रहा है, तो उनका पास्ट, उनका इतिहास, कुछ ना कुछ चीजें हैं ना। तो इंसानों को, उनकी, लोगों की आपस में रिश्तों की स्टडी करना, समाज में आपस में रिश्तों की स्टडी करना, मतलब हर चीज की आपने स्टडी करना, किसकी, लोगों की स्टडी करना, सोसाइटी के रिलेशनशिप, गवर्नमेंट को समझना, इकोनॉमी, कल्चर, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, हर चीज अपने आसपास समझना। अब दिल्ली है, मोस्टली आप देखते हो यहाँ पर विकास हुआ पड़ा है, कंपनीज आ रखी हैं, तो जैसे कंपनीज तो प्रॉपर सेंट्रल दिल्ली में तो है नहीं, देखो प्रॉपरली थोड़ा सा दिल्ली के बाहर है, जैसे गुड़गांव या नोएडा तरफ। तो यहाँ पे कंपनीज क्यों खुल रही हैं, या खेत क्यों हटाए जा रहे हैं, ठीक है, कंपनीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों ज़्यादा डेवलप हो रहा है, या इंडिया में जो है ट्रेड सेक्टर, तीसरा सेक्टर सबसे ज़्यादा क्यों आगे ग्रो कर चुका है, उस तरीके से चीज़ों को समझना मेरे भाई, हर चीज़ बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है, बहुत सारी चीज़ें। बाकी आगे चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारी बातें आपको, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे, अब यहाँ पे हमने वर्ड पढ़ा कि यार एक होता है नॉर्मल स्टडी कर लिए, ठीक है, सिस्टमैटिक स्टडी मतलब क्या होता है, तरीके से पूरा, है ना, मतलब स्टडी करना किसी भी चीज को एक बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड और साइंटिफिक तरीके से, मतलब ऐसा नहीं कि अंदाजे लगा लिए या किसी के ओपिनियंस ले लिए और बोल दिया कि हाँ हमने सोशल साइंस पढ़ ली, नहीं।
सोशल साइंस जो होती है ना, जब भी कभी कोई बनी होती है तो वो महसूस करी गई होती है, ऑब्जर्वेशन आसपास की, ओ इस तरीके से कोई कंक्लूजन निकल कर आया। या सोशल साइंस जो बनी होती है वो एविडेंस हुए होता है, प्रूफ, पास्ट में कुछ हुआ है और वही चीज होती है, कोई किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं लिखी होती सोशल साइंस। फैक्ट होते हैं जो सही में इतिहास में आसपास हो रहे होते हैं। सर्वे, भाई उनको लिया गया होता है, उनके डेटा को इकट्ठा करा गया होता है और फिर पता लगाया गया होता है कि ये ऐसा है, और फिर उसके लिए आप पढ़ते हो, मतलब आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो और आपने फॉर एग्जांपल कोई डेटा पढ़ा, तो आप उस डेटा को ये नहीं कह सकते कि तो किसी आदमी ने बिल्कुल फर्जी कुछ भी बना के दे दिया और किताब में छाप दिया। नहीं, आप जो भी सोशल साइंस के अंदर पढ़ रहे हो वो सिस्टमेटिक स्टडी इसलिए कहला रही है क्योंकि वो बार बार ऑब्जर्व करके बनाई गई है, उसको ऐसा नहीं मुंह उठा के बना दिया, बहुत ज्यादा चीजें महसूस करके बनाई है, एविडेंस प्रूफ मिले तब बनाई गई है, फैक्ट है, रियल में हुआ है, सच्चाई है ये। जैसे सूरज जो है पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त होता है, ये सच्चाई है, फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते, तो ये पढ़ाई हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें यहाँ पर चलती हैं, समझ पा रहे हो। तो सर्वे है, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। भाई सिंपल सी बात है, लॉजिकल रीजनिंग मतलब कि ऐसा होता है ना, लॉजिकल फैक्ट्स कि ये है तो फिर ये होगा, है ना। जैसे मैं लिख दूं 7, 14, 21, तो हो गया अगला नंबर 28 होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि गेस या ओपिनियंस है, ये लॉजिकल रीजनिंग है कि भाई ऐसा चल रहा है तो इसी तरीके से होगा, या रिसर्च। तो भाई सोशल साइंस जो हमने बनाई है ना, उसमें ऑब्जर्वेशंस हैं, एविडेंस है, फैक्ट है, सर्वे है, लॉजिकल रीजनिंग है, ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं मुंह उठा के कुछ भी बना दिया हो, ठीक है ना, ताकि हम समझ सकें कि कैसे कोई चीजें होती हैं, ठीक है। सोशल साइंस डज नॉट ओनली टेल व्हाट हैपेंड, ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस हमें सिर्फ ये बताता है क्या हुआ था, मतलब कोई इवेंट हुआ मान लो पास्ट में, तो सोशल साइंस हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ ये बता रहा है कि क्या हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है इसमें जो सोशल साइंस की, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या हुआ था, तो बता दिया कि हाँ जी ये हादसा हुआ था, इस राजा ने इसको हरा दिया। सवाल ये भी होगा सोशल साइंस में कि ऐसा क्यों हुआ, वेयर इज समथिंग लोकेटेड, कोई चीज कहां पर क्यों है, मतलब कहां पर है, क्यों मैंने एक्स्ट्रा लगा दी तो समझ गया हो ना क्यों, कि भाई कोई चीज कहां पर है पर उसका रीजन क्या है, वहां वो क्यों है, किसने ये काम किया, तो उसके प्रभाव क्या रहे, आफ्टर माथ जिसे कहा जाता है कि इसके बाद ये हुआ, क्या आज एग्जिस्ट करता है, मतलब जब वो इवेंट हुआ तो उसके बाद कैसे ओवर द टाइम, या कोई एक इवेंट होने के बाद कैसे ओवर द टाइम चीजें विकसित हुई, डेवलप हुई। फॉर एग्जाम्पल सिंपली से कहना कि दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, तो सोशल साइंस आपको एक्सप्लेन करता है कि क्यों बनी, मन में सवाल आना चाहिए, हाउ इट डेवलप्ड ओवर द टाइम, समय समय पे ये कैसे डेवलप हुई, और क्यों गवर्नमेंट का फंक्शन दिल्ली से ही चलता है, दिल्ली में ही पार्लियामेंट सारी चीजें हैं, आप सब इसका जवाब दे सकते हो चाहो तो, और कैसे दिल्ली का इन्फ्लुएंस पूरे देश पे प्रभावित होता है, दिल्ली देश की मतलब पूरी राजधानी कही जाती है, तो क्यों भाई ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, क्या करा ऐसा। स्टार्टिंग में तो अंग्रेज जब थे या कोई भी चीज थी तो वो कलकत्ता को ज्यादा अपना हब मानते थे, दिल्ली क्यों है, दिल्ली सल्तनत थोड़ा लिंक आएगा, रेड फोर्ट, लाल किला, थोड़ी सी चीजें अगर आप समझ सको, मैं प्रॉपरली डायरेक्टली नहीं हुआ, थोड़ा हिंट दे रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि यहाँ पर फतेह करना मतलब उस तरीके से। चलो खैर, नेचुरल साइंस जो बेसिकली आप साइंस पढ़ते हो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस जो भी हम समझेंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो वो नेचर को पढ़ना होता है, ध्यान रखना, पढ़ाई उसमें भी होती है, वो ऐसा नहीं है कि सोशल साइंस की डेफिनेशन अलग है ये वो, उसमें आप अपने आसपास की प्रकृति को पढ़ते हो कि खटका दबाया, लाइट क्यों जली, व्हाट इज द नेचर, है ना। और इसमें आप पढ़ते हो कि एक समाज में ऐसा क्यों हो रहा है ना, लोगों की वजह से, जमीन की वजह से, इतिहास की वजह से, सारी चीजें। इसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, और इसके अंदर आप इतिहास पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, है ना, भूगोल जिसे कहते हैं, राजनीतिक शासन पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र पढ़ते हो। ये बेसिकली प्राकृतिक लॉ पर डिपेंड है कि ऐसा करोगे ऐसा होगा, इसको मैं हवा में छोड़ दूंगा नीचे चला गया, ग्रेविटेशनल लॉ, नेचुरल लॉ है, हर जगह एप्लीकेबल है। ये इंसानों के जीवन और समाज में क्या हुआ उस पर फोकस करता है, ये स्टडी करता है प्लांट, एनिमल, या हमारे आसपास जो कोई मैटर है, धातु है, वस्तुएं हैं, या एनर्जी, इन सब चीजों को। इसमें आप लोगों को पढ़ते हो, समाज को पढ़ते हो, गवर्नमेंट को, इकोनॉमी को, मतलब एक देश में कौन कितना ज्यादा ग्रो करा, है ना, कौन सा सेक्टर क्या इकोनॉमी, है ना,
कल्चर को पढ़ते हो। जब मैं इकोनॉमी, हिस्ट्री, सोशल ज्योग्राफी आगे जाके है एक एक करके डीपली समझाऊंगा अच्छे से। अभी मैं प्रॉपरली समझाने बैठूंगा तो टाइम उसी में लग जाना है, जब आगे जाके है तो वहीं क्लियर करेंगे। ठीक है ना। तो इतिहास ये सब चीज़ें पढ़ते हो, जैसे फिजिक्स में आप ग्रेविटी पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कि पैसों का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि समय समय पे सोसाइटी कैसे बदली, क्यों बदली, क्या हुआ था, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हो आप सरकार कैसे काम करती है, क्या ढांचा है सरकार का, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो कैसे इंसान एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे आसपास गर्मी है तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं, सर्दी है तो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। सोशल साइंस हमारे रोजाना जीवन की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सोशल साइंस मतलब सिर्फ इतिहास, मैप्स, ये सब है। नहीं, क्या रियलिटी में ये जो है इट इज कनेक्टेड विद एवरीथिंग वी डू एवरी डे। हम रोजाना कुछ भी चीज कर रहे हैं वो हर चीज से रिलेटेड है। मतलब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका क्या इतिहास रहा होगा, इसका क्या लेना देना है, मेरा तुम्हारे से क्या लेना देना है, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें है ना। अपने डेली रूटीन के बारे में सोचो। जब आप उठते हो तो आप देखते हो आपका घर मटेरियल धातु से बना हुआ है, जो अलग अलग जगह से मिट्टी या ईंटें इकट्ठी की गई हैं। आप खाना खा रहे हो, किसान अलग अलग इलाकों से खेती बाड़ी हुई है ना। जब आपके खाना प्लेट पे पहुंचता है तो उससे पहले उसकी हार्वेस्टिंग होती है, कटाई होती है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बनाया जाता है, खरीदा बेचा जाता है बहुत लोगों के द्वारा। आप तो लास्ट में पहुंच रहे तो उस तरीके से आप खा रहे हैं, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। रोड्स को प्लान करा जाता है सरकार के द्वारा है, हालांकि बहुत क्रिटिसाइज चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, कि ये हाईवे पे ये नीचे आ गया, ये वो। इस टाइम पे जो हमारी रूलिंग पार्टी है बीजेपी गवर्नमेंट, मैं जितना देख रहा हूँ अपने, जितना मैं सोशल मीडिया, देखो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं कोई पर्सनल ओपिनियंस नहीं दूंगा किसी भी चीज़ को लेकर, बिकॉज मेरा पूरा पर्पज़ यही है कि आपके जो ओपिनियंस है, जो सरकार आपको पसंद है, मे बी वो आपके घर वालों को पसंद होगी, इसलिए आपको भी उस पर कुछ लेना देना होगा, क्योंकि अभी आपके कोई ओपिनियंस नहीं है। तो वही चीज़ है कि इस टाइम पर जो बीजेपी है उसको बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से कि एक तो वो क्या कहते हैं, इथेनॉल 20 वो जो है वो वाला सीन, कि 80% पेट्रोल होता है, उसमें 20% जो है वो इथेनॉल होता है। ठीक है ना, वो शुगर केन से बनता है। तो वो थोड़ा सा क्या होता है, जैसे गाड़ी वाड़ी में डालते हैं तो क्या होता है फिर वो ना मतलब नीचे पानी टाइप बन जाता है, जैसे इंजन इंजन के अंदर, पेट्रोल के अंदर। और फिर जैसे ही पानी का थोड़ा कनेक्शन होता है काइंड ऑफ लिक्विड का, पेट्रोल से कनेक्शन होता नहीं तो इंजन पूरा खराब हो जाता है। तो लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं। अब रियलिटी देखो, किसी के साथ होएगी तो वो ज़्यादा समझ पाएगा, हम लोग के साथ हुई नहीं तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये शायद फेक हो या सच हो, लेकिन कितने लोग कर रहे हैं तो उस हिसाब से क्या पता सच भी हो। लेकिन फिर वही चीज़ है कि यहाँ जीवन में पॉलिटिक्स बहुत चलती है। ठीक है ना, तो आप वही है कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके साथ हो तो आप पहचानोगे, अगर बहुत ज़्यादा केसेस होंगे तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये रियलिटी है। लेकिन हाईवेज हो गए, अब उस पर आप कैसे कह सकते हो कि ये सच है झूठ है, वो तो रियलिटी दिख ही रही है आपको। एक तरफ सरकार रोड्स बना रही है, हाईवेज बना रही है, तो सरकार बड़ा खुश है, सरकार दिखा रही है हाँ जी बढ़िया चीज़ चल रही, नहीं चल रही इस तरीके से, लेकिन बढ़िया हमने हाईवे बनाया, ये कर दिया हमने, वो कर दिया, बट कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो हाईवे पे प्रॉब्लम हो रही है। ये चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोई इससे पहले जो सरकार थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी, या इसके बाद कोई आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा बेहतर आ जाएगी। इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। ऐसा नहीं है किसी एक पर्सपेक्टिव पे आप रह के ये कह दो कि हाँ दिस गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट हमें बहुत ग्रोथ दे देगी, अब तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। और आज के टाइम पे लोगों को पता है कि ये पीआर होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है कि आप जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, आप जैसा देखोगे, आप वैसा सोचोगे, आप वैसा चलोगे, तो इसका मतलब आपके माइंड्स को, दिमाग को बहुत अच्छे से भटका सकते हैं। तो वही ना, आप अब आप यूथ हो, आगे आने वाले टाइम पे आप लोग वोट देने के लिए एलिजिबल होगे, तो अगर आप आने वाले टाइम में सिर्फ बीजेपी बीजेपी देखोगे तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आपको बीजेपी गलत लगे। अगर आपने शायद किसी ने कांग्रेस की सरकार भी देखी हो और बीजेपी की भी सरकार देखी हो, तो मे भी हो सकता है कोई इंसान के फिर डिफरेंट ओपिनियंस दोनों सरकार को लेके हो सकते हैं, बट एक सरकार आपने अभी तक देखी नहीं। अब आप में से जितने भी लोग हैं 2012, 13, 14 में पैदा हुए हैं, तो इन बच्चों ने ज़्यादातर तो मतलब अगर मान लो एक इंसान 12-15 साल की उम्र में भी थोड़ा बहुत समझदार होता है, 10-12 साल की उम्र में भी, जहाँ उसको ये लगे कि हाँ कोई शायद किसी सरकार को गाली बक रहा है, तो वो एज आपकी अब आती है। तो अब आपको लगता है हाँ ये सरकार अच्छी है बुरी है, थोड़ा बहुत आपके मन में रियलिटी तो आपको भी नहीं पता कौन कैसे लेवल पे क्या काम कर रहा है, इतनी एजुकेशन आपको है नहीं, या इतना इंटरेस्ट आप लोग लेते नहीं है पॉलिटिक्स में। तो वही होता है कि आप लोग का एक यूथ है, अब आप आगे जाके बनोगे बहुत बड़ा वोट बैंक। तो मैं इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा कि बीजेपी सरकार या कोई पर्टिकुलर जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर रही है। ये चीज़ें चलती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और ये क्रिटिसाइज कोई एक सरकार आएगी तो दूसरे को करेगी, एक आएगी दूसरे को करेगी, इस तरीके से पॉइंट है। अपोजिशन कहाँ इतनी स्ट्रांग है, आप क्या कर लोगे अपोजिशन को लेके भी। आप ये कह सकते हो कि हाँ हमारे देश में उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं जो होनी चाहिए,
मे बी कुछ डिसीजंस ऐसे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हम देखते हैं हमारा इंडिया जो डिसीजन लेता है, ये जितना हम थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अमेरिका को लेकर, या हम काइंड ऑफ हमें ऐसा फील होता है थोड़ा थोड़ा अपने लीडर्स को देख के कि शायद ये लोग अमेरिका से थोड़ा प्रभावित होकर डिसीजंस लेते हैं, नहीं लेते। तो उस तरीके से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ शायद इस गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, पर पॉइंट है दूसरी गवर्नमेंट आप ले आओ। जब इस गवर्नमेंट को आपने जिताया तो इसलिए जिताया होगा ना कि इससे पहले वाली खराब हुई। और पॉइंट है अपोजिशन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, अगर अपोजिशन स्ट्रांग होती तो बहुत आराम से कोई भी सरकार हार सकती है, ठीक है ना। अगर कोई सरकार इतने खराब काम करे जा रही है और कंटिन्यूस डोमिनेट भी कर रही है आपको, इसका मतलब अपोजिशन बहुत वीक है, वो अपने मुद्दे नहीं खड़े कर पा रहा, समझ रहे हो। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, उस तरीके से। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। चलो खैर, आप क्या अपने ओपिनियंस बनाते हो ये आपके ऊपर है प्रॉपर्ली, ठीक है। मैं जो भी मैंने बातें कही हैं इससे आप ये नहीं कि ये सोच लो कि हाँ अब हमें ये सरकार फॉलो करनी चाहिए, दिस इज़ गुड दिस इज़ बैड, ठीक है ना। मैं जस्ट कुछ 4-5 बातें कही जहाँ पर किसी एक सरकार को अच्छा बता दिया हो, किसी एक सरकार को बुरा, फिर वापस इक्वलाइज़ करने के लिए दोनों सरकार को बराबर कर दिया हो। इस तरीके से चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि हमारा काम है आपको बस एक फैक्ट दिखा देना आस-पास कि देखो ये चल रहा है। आपके ऊपर है आप ओपिनियंस क्या बना सकते हो, क्या नहीं बना सकते हो। चलो खैर। स्कूल फंक्शन अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल पॉलिसीज, मतलब स्कूल काम करता है अपनी एजुकेशन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो भी उसके भाई सरकार, अब जैसे आया ना आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं इस तरीके से। बिजली जनरेट होती है पावर स्टेशन में और सप्लाई करी जाती है एक लार्ज नेटवर्क के जरिए। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये समाज में अलग अलग सब लोग मिलके काम करते हैं, और इसीलिए सोशल साइंस हमें हमारे आसपास के वर्ल्ड को, दुनिया को समझने में मदद करता है। बाकी जीवन में जो हमें एक्टिविटीज देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इन सब का आपस में रिश्ता ही जो है सोशल साइंस कहलाता है। तो कैसे कैसे ये चीजें कनेक्टेड है, जैसे खाना खाना। अब खाना खाना कैसे कनेक्टेड है, देखो एग्रीकल्चर खेती बाड़ी और खाना खाना इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है, बिकॉज इकोनॉमिक्स सेक्टर ले आता है कौन सा सेक्टर आप पढ़ रहे हो, है ना। या फिर आप जो खाना खा रहे हो उससे पैसा आ जाता है। स्कूल जाना सरकार से रिलेटेड हो सकता है, सरकार की पॉलिसीज है वो सारी चीजें, है ना, सरकार दे रही है आपको एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसीज। रोड पे चलना ज्योग्राफी की वहाँ का इलाका कैसा है और सरकार ने उस पर कितना डेवलपमेंट करा ये पढ़ते हो। किसी चीज को ऑनलाइन पे करना तो पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिक्स आ गई, और ऑनलाइन पे करो तो तकनीक आ गई। बिजली को इस्तेमाल करना तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मतलब कहाँ पर कितनी अच्छी फैसिलिटीज दी है, रोड, इन बिजली, ये सब चीजें, तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा बिजली दे रहे हो तो पब्लिक सर्विस है, आम जनता को सुविधाएं मिल रही हैं। ये दिखाता है कि एक एक्टिविटी कैसे चीजें एक गवर्नेंस, सरकार चलाने पे, इकोनॉमी हमारे देश के पैसों पे, प्रोडक्शन पे, माल बनाने पे, या समाज में जो मिल के कॉपरेट कर रहे हैं और नेचुरल एनवायरनमेंट से सब चीजें मिल रही हैं, बहुत सारी चीजें, वो सब आपस में कैसे एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। बाकी लुक बियॉन्ड आवर सराउंडिंग, हमारी सराउंडिंग के अगर हम बियॉन्ड देखें तो मतलब हट के कुछ और, तो यहाँ पे कुछ सवाल हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो सोसाइटी के बारे में। व्हाई डू सम पीपल लिव इन क्राउडेड सिटीज व्हाइल अदर लिव इन विलेजेस। कुछ लोग बहुत भर भर के, जैसे मान लो ना दिल्ली बापा नगर, कैसे कैसे रह रहे हो आप सब लोग में से बहुत लोग जो किराए के मकान पे रह रहे होंगे, जैसे इस तरीके से। मैं किसी को, देखो मेरा कहने का मतलब ये किसी को बेइज्जती इंसल्ट करना नहीं है, तो आप इस चीज़ को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो लोग हैं, अब लोग क्या करते हैं भाई, लोग अलग अलग जगहों पर, आप सब लोग हो जितने भी, आप सब लोग क्या करते हो, आप सब लोग अलग अलग जगहों पे रह रहे हो। आप गांव में आपके पास हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे खुले खुले खेत हों, बड़ी बड़ी जमीनें हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही यू कम टू अ सिटी, आप एक कमरे में रह रहे हो, बहुत छोटा कमरा है मान लो, या वहाँ हाइजीन इतना अच्छा नहीं है, आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, छोटी छोटी गलियों में रह रहे हैं हम लोग, है ना। और कुछ कुछ ऐसे रूम्स होते हैं जहाँ एक ही फ्लैट पे चार चार रूम्स हैं और उन सबका एक ही शेयरिंग बाथरूम है, अलग अलग लोग सेम बाथरूम शेयर कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम चलती हैं। तो ये एक सवाल है कि शहरों में क्राउडेड क्यों है, इतना भीड़ क्यों है, और गाँव में जो है वो लोग जो हैं बड़े ही आराम से खुले में रह रहे हैं, उस तरीके से खुले में सब कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहते, गंदी बात। वाई डू डिफरेंट कम्युनिटी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है ना। ये अलग अलग समाज के जो लोग हैं, कम्युनिटी, ये अलग अलग भाषाएं क्यों बोल रही हैं, सब हिंदी क्यों नहीं बोल रहे हैं, या वो अपनी भाषा वो सोचेंगे कि सब ये क्यों नहीं बोल रहे हैं। कुछ इलाकों में ज़्यादा एग्रीकल्चर चलता है और कुछ इलाकों में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ खुली हुई हैं, ऐसा क्यों है। हाउ डू गवर्नमेंट्स मेक डिसीजन, सरकार कैसे डिसीजन लेती है और कैसे उससे लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है ना, ये भी आप पढ़ते हो। हाउ आर प्लेसेस मोर अफेक्टेड बाय फ्लड, कुछ प्लेसेस बाढ़ से इतना प्रभावित क्यों होते हैं। कैसे एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता है कुछ रीजन्स में लेकिन कुछ जगह पर नहीं है एग्रीकल्चर। कैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ये सवाल जितने भी आपने देखे हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये तो एक चांस है तो हो गया, तुक्का है तो तुक्का है, तुक्का है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये इतिहास पर डिपेंड करता है,
क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़ी हुई हैं आपकी, ये आपके इलाकों ज्योग्राफी से जुड़ी हुई हैं, अगर इतिहास से नहीं है तो ये आपकी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं, संसाधन जहां जितने हैं वहां वैसी चीजें चलेंगी, हमारे खुद के डिसीजंस, हमारी चॉइसेस उन पे डिपेंड करती हैं ये चीजें। तो सोशल साइंस हमें महसूस करके पढ़ना, एविडेंस देखना, लॉजिक। अब एक सवाल है ना, जैसे क्या सवाल है कि शहरों में ज्यादा लोग क्यों, गांव में इतना, शहरों में इतना क्राउडेड है, गांव में इतना कम क्यों? बिकॉज आप कहोगे भैया डेवलपमेंट करनी है, लोगों को पैसा ज्यादा कमाना है, इंडस्ट्रियां, यहाँ लोगों का रहने का जीवन इस तरीके से बातें हैं। गांव में सिर्फ एग्रीकल्चर है, एक ही चीजें कर सकते हैं, इतना डेवलपमेंट नहीं है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वरना हर इंसान अपने घर में बैठ के टक 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 खुले मैदान में काम करे बढ़िया से। उसको क्या जरूरत पड़ रही है शहर में रह के काम करने की? क्या जरूरत पड़ रही है? सब इतना महंगा महंगा है शहर में, गांव में तो सब चीज नेचुरल मिलती है, क्या चीज है ना? तो इंसान के इतिहास पे डिपेंड कर सकती है वो, गरीबी, वो सारी चीजें वहाँ इलाके पे डिपेंड कर सकती है, ज्योग्राफी, संसाधन, है ना? अब कुछ चीजें हैं, कुछ संसाधन है, सोना चांदी है, कुछ तरीके की चीजें हैं, कोयला वोयला, ये सब आपको अलग अलग जगह पाई जाती है। दिल्ली में थोड़ी ना पाई जाती है कि अपने घर को खोदो और नीचे निकाल लो कोयला और फिर खाना बना लो, ऐसे थोड़ा ना होता है। तो कुछ चीजें पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है, तो इसी को हम क्या करते हैं ना, हम महसूस करते हैं कि अच्छा ये चीजें ऐसी हैं। अब मैं आपसे पूछूं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप लोग शहर क्यों, देयर इज अ रीजन, आप ऑब्जर्व करोगे आप, अच्छा हम इसलिए हैं कि गांव में खेती बाड़ी कर रहे थे और खेती बाड़ी सेक्टर से इतनी इनकम है नहीं, और वो उसमें मौसम पे डिपेंड रहते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं, तो शहर में आना शुरू हुआ लोगों ने, और लोग दूसरे दूसरे काम करने लगे, कुछ सर्विस सेक्टर में गए, कुछ इंडस्ट्रियों में गए, काम करने लगे। और जब सब काम करने लगे तो ये क्या हुआ, ऑब्जर्व करना। फिर इसके कुछ प्रूफ मिले आपको, प्रूफ मतलब कैसे कि गांव में नहीं हो रहा, देख लो भाई, है ना? या लॉजिकल रीजन, ये तो लॉजिक है कि ऐसा होगा तो फिर कमाना तो पड़ेगा ना। तो इस तरीके से चीजें डिपेंड करती है ना। चलो, सवाल है, कहता है अपनी लोकेलिटी को महसूस करो और एक बदलाव बताओ जो समय में हुआ है पिछले 5 साल में, और वो आपके ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। तो बहुत बढ़िया आंसर है। सिचुएशन पहले जैसे, ये तो चलो छोड़ो, डिजिटल पेमेंट्स आप लिख सकते हो। आप लोग तो देखो मोस्टली जब से फोन वोन ये सब चीज चला रहे होंगे तो बहुत कॉमन रहा होगा आपके लिए, क्योंकि फोन पे मान लो 2019 20 18 पेटीएम आ गया था, 16 17 में तो पेटीएम आ गया था। उस टाइम पे लोग इतना चलाते नहीं थे। पेटीएम में बताओ आपको कैशबैक मिलता था, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को पेमेंट कर दी तो बहुत अच्छा खासा कैशबैक मिलता था। आज के टाइम पे तो कैशबैक जैसी चीजें नहीं है अब इतना। क्या होता था पहले, मैंने इतना नहीं ले पाया जितना मेरे दोस्त साथ के बताते थे कि भाई हमें इतना इतना मिल जाता था। तो पेटीएम आपको कैशबैक देता था, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने 500 रुपये का कोई बिल भर दिया, कोई पेमेंट कर दी, तो आपको 25 30 रुपये या 40 50 रुपये, कभी कभी 100 150 रुपये भी कैशबैक मिल जाता था। सोचो, और वो पैसा आपका है। मतलब आज के टाइम पे तो देखो लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी सारी चीज, मैं जब सोचता था ना उस तरीके से, मैं कहता था यार ओहो भाई, 100 रुपये मिल जाना हो भाई, इसमें तो ये हो जाएगा, इसमें तो वो हो जाएगा। मेरे लिए तो लॉटरी होती थी, वाह क्या पैसा है। और मुझे मिले हुए भी हैं, मतलब मुझे टोटल कर करके कभी 5 रुपए, कभी 10 रुपए, कभी 15 20 रुपए करके मुझे टोटल 105 या 100 150 रुपए कुछ मिले होंगे टोटल। मैंने देखा था पेटीएम पे कि अब तक मुझे कितना कैशबैक मिला है। देखो अगर मुझे कहीं पे दिख पाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आज तक का मेरा क्या हिस्ट्री है कैशबैक का, ठीक है? ये गलत दिखा रहा है ये इतने जो है मेरे को कैशबैक खैर मिले नहीं है कभी। कह रहा है 576 कैशबैक आज तक मैंने जीता है, बट ऐसा है नहीं, झूठ बोल रहा है ठीक है? मतलब ये कैशबैक उस तरीके से कह रहा होगा कि मुझे कोई डिस्काउंट या ऑफर्स उस तरीके से मिल गए हों, पर जनरली मेरे को 150 200 इससे ज़्यादा नहीं मिला होगा। चलो है, ऐसा होता था, मज़ेदार चीज़ थी। तो पिछले कुछ समय में हमने देखा डिजिटल पेमेंट, मोस्टली पीपल जो है ना पहले कैश यूज़ करते थे, आज के टाइम पे यूपीआई क्यूआर कोड इस्तेमाल करते हैं कि स्कैनर देना भैया, स्कैनर देना। 1 2 रुपए की बीड़ी खरीदने के लिए इंसान स्कैनर ले रहा है, तो देखो कितनी बढ़िया चीज़ है। पहले के टाइम पे, मतलब आज से 4 5 साल पहले भी कहा जाता था कि आजकल तो रेडी रेडी वाले के पास भी जो है ना वो स्कैनर है, तो क्या हो गया भाई, स्कैनर के लिए क्या कोई डिग्री लेनी पड़ेगी क्या कोई तुम्हें डिग्री लेनी है क्या कि तुम्हारे पास स्कैनर हो? पर हाँ, आज के टाइम पे तुम एक छोटी सी रेडी पे भी चले जाओ, वो बंदा भी ऑनलाइन पेमेंट ले रहा होता है। और जो नहीं ले रहे थे एक टाइम पे, बहुत से लोग ऐसे थे, मेरे साथ का एक दोस्त था, वो 2022 23 की बात बता रहा हूँ मैं, वो नहीं यूज करता था ऑनलाइन पेमेंट, वो कैश में विश्वास रखता है। कहता नहीं भाई कैश वैश रखनी चाहिए इस तरीके से। मैं कहा नहीं भाई, करनी चाहिए समय समय के साथ आपको। रीजन यही है, स्मार्टफोन का यूज ज्यादा बढ़ा, इंटरनेट बेहतर हो गया, सरकार ने भी कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करा, तो इस वजह से ज्यादा है। और आपको क्या लगता है, देखो लोग अपनी जेबों में पैसा छुपा के रखते हैं, अब इस तरीके से पैसा भी तो थोड़ा बाहर आएगा। देखो पहले भी कैश के रूप में बाहर आता था, लेकिन अब थोड़े और रीजन है ना? पेमेंट फास्ट हो जाती है खैर इससे,
है ना। कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, शॉपिंग आसान हो जाती है, ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपेरेंट ट्रांजेक्शन्स हो जाती है, मतलब चोरी चकारे नहीं दिख सकती, कोई बोले भाई तूने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं दिया भाई, देख ये रहा। डिजिटल बैंकिंग में ग्रोथ है, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। चलो खैर, आगे बात करते हैं बेटा। अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को थ्रू टाइम एंड ट्रेडिशन, मतलब हम लोग समय समय के साथ सोसाइटी में क्या बदलाव आए हैं, और ट्रेडिशन मतलब क्या तरीका रहा है, तौर तरीका पास्ट में, उसके अकॉर्डिंग। तो समय समय के साथ जो है, और ट्रेडिशंस के साथ साथ क्या मतलब चीज़ें रही हैं समय समय के साथ, ट्रेडिशन ये सब पढ़ते हैं इसको। ह्यूमन सोसाइटी हमेशा से सेम नहीं रही है। आज के टाइम पे जैसे लोग जी रहे हैं बहुत ही अलग है हजारों साल पहले, अगर आप देखोगे तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सोसाइटी लगातार बदलती रही है और डेवलप, विकास होता रहा है। समाज आसपास में जो लोग रह रहे हैं उन सब में विकास होता रहा है, नई नई डिस्कवरी हुई है, इन्वेंशंस हुई हैं, नए नए सोच विचार आए हैं, कुछ नए नए धर्म आए हैं, ठीक है ना। और इंटरेक्शंस हुए लोगों के बीच में, है ना। जैसे इंडिया है, इंडिया को अगर आप आज से 1000 साल पहले चले जाओ, 2000, आप 1000 साल पहले चले जाओ तो यहाँ मुस्लिम नहीं थे। अब देखो, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि मैं जब भी कोई बात कहूँ तो इसका मतलब ये नहीं है दैट आई एम बायस्ड टूवर्ड्स वन थिंग, या आई डू मेक सम ओपिनियंस लाइक विच शोज कि आई एम बायस्ड, या फिर जो उस तरीके से लगे ना। तो मैं आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि आज से 1000 साल पहले क्यों, बिकॉज अब आप बोलोगे आपकी कैसे हिम्मत हो गई बोलने की हमारे बारे में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा बेटा। क्योंकि मुस्लिम रूलर्स यहाँ पे आए, कॉन्कर करना शुरू करा, अपना बसेरा बनाया, उनके साथ साथ सेना आई, लोग आए, रहे, बसे, सोसाइटीज बनने लग गई, डेवलप होने लग गई, ठीक है ना। बट मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ रूलर्स की वजह से ही है, वो जो यहाँ पे आके अपना बसेरा बनाया है। तो क्या है, समय समय के साथ सोसाइटी बदली। अगर आप आज से 1000 साल पहले चले जाओ और आप बोलो कि मेरे को मेरा दोस्त, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा दोस्त अमन है, मुझे अमन के 10वें परदादा से मिलना है, वेयर ही इज, बोले भाई अभी वो यहाँ नहीं आए, अभी समय होगा, धीरे धीरे आ जाएंगे और चीजें चल जाएंगी, है ना। अब जैसे आप मुस्लिम मानते हो, देखो ऐसे मुस्लिम कल्चर होने को कह सकते हैं लोग, में भी बहुत पुराना है। पर जनरली हम जब हिस्ट्री बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें एक लिमिट है, मतलब एक डेट है जहाँ से कहा जाता है कि यहाँ से इस तरीके से जो है प्रॉफिट मोहम्मद, इस तरीके से यहाँ से चीज़ें चलती आ रही हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, ठीक है ना। हालांकि सन 1000 से पहले ये चीज़ें होने लग गई थी, ठीक है। चलो, तो इंडिया में एक पर्टिकुलर टाइम आया, है ना, तो इस तरीके से चीज़ें हैं, है ना। चलो खैर आगे चलते हैं। तो सोशल साइंस जो है ना वो इन बदलाव को पढ़ती है, और कैसे सोसाइटी इवॉल्व होती है, और कैसे जो है लगातार चीज़ें चेंज होती रहती है, उस पर हम बात करते हैं। बाकी हमारा जो ह्यूमन सोसाइटी है वो समय समय के साथ कैसे बदला, हाउ डिड ह्यूमन सोसाइटी चेंज ओवर द टाइम, मतलब जो हमारा जीवन रहने की जो सोसाइटी है ये समय समय के साथ बदली, क्या कैसे बदली। बोलता है शुरुआती टाइम में इंसान ज्यादातर जो है ना वो प्रकृति पे डिपेंड करता था, पेड़ पौधे, जंगल, पानी, अपने जीवन को जीने के लिए। फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, जानवरों को हंट करते थे, पानी ढूंढते थे, रहने के लिए शेल्टर ढूंढते थे। ग्रेजुअली क्या हुआ, लोगों ने कुछ नई स्किल्स सीखी, नए तरीके सीखे हैं। इसलिए आपको ना कभी भी एक चीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए, हमेशा कुछ सीखो, आगे बढ़ो, बिकॉज लाइफ ऐसे ही चलती है। आपकी उम्र बढ़ती जाएगी लेकिन समय के साथ आपने नई चीजें नहीं सीखी तो आप हमेशा जीवन में पीछे रह जाओगे अपने पड़ोसियों से। तो ये टाइम है, टाइम हमेशा आपको मौका देता है, लेकिन आप इस मौके को हमेशा गवाओ मत। और ये मत सोचो कि अब मेरे को किसी चीज़ की प्राप्ति हो गई ना, मैं अब इसको नहीं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं। हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, जब तक कि वो आपकी लाइफ को अफेक्ट ना करे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कोई पर्टिकुलर खेल रहा हूँ कोई चीज़, जैसे मान लो मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, जैसे डॉक्टर ड्राइविंग गेम खेलते हो आप लोग, क्या होता है एक टाइम बाद आप बोर हो जाता है, ठीक है वो हो गया, अब तो स्कोर कर दिया ये वो। तो डिपेंड करता है कि वो आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगी। अगर वो आपकी लाइफ पे उसका अफेक्शन है, देन आपको लगता है कि ये आपके लिए आगे जाके ग्रोथ है या कुछ बढ़िया चीज़ है, देन आपको उसको टाइम टू टाइम सीखना चाहिए। और सुसमाज जो है ना वो धीरे-धीरे सुसमाज समाज जो है वो धीरे-धीरे डेवलप होना शुरू हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट बदलाव जैसे क्या है, खेती-बाड़ी में बहुत बदलाव है। लोग जो है क्रॉप्स उगाना शुरू कर गए। पहले वो सिर्फ़ जंगलों से खरीदा कह रहा हूँ सर, कलेक्ट किया करते थे जंगलों से सामान, लेकिन अब वो खेती-बाड़ी करनी सीख गए। सोचो स्किल्स आ गई उनके अंदर। डोमेस्टिकेशंस हो गया एनिमल्स का। ह्यूमन्स जो है ना वो अब धीरे-धीरे जो है ना वो एनिमल्स रखने लग गए, जैसे गाय रखने लग गए, बकरी रखने लग गए, शिप्स रखने लग गए, घोड़े रखने लग गए। तो वो क्या करते थे, वो उन्हें दूध दे देते थे, मीट दे देते थे, है ना, ट्रांसपोर्ट दे देते थे, मतलब घोड़ा गाड़ी इस तरीके से, या फार्मिंग के लिए सपोर्ट दे देते थे। फिर परमानेंट सेटलमेंट होने लगा, पहले लोग इधर से उधर ट्रैवल करते रहते थे,
अब क्या हुआ, जगह जगह से मूव करने के बजाय लोग एक ही जगह पे रहने लगे, उन्हें लगा यार यहीं खेती करेंगे, यहीं खाएंगे बनाएंगे जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नदी बगल में है, सब चीज से चल रही है। तो लोग डेवलप करने लग रहे हैं। टूल्स, यंत्र का लोगों ने डेवलपमेंट करा। पहले क्या करते थे, फार्मिंग के लिए अच्छे अच्छे टूल बनाने लगे, है ना, हंटिंग के लिए अच्छे अच्छे टूल बनाने लगे, घर बनाने के लिए टूल बनाने लगे, कपड़े बनाने के लिए टूल्स। इससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ी, अपने जीवन को बेहतर करा उन्होंने। पहले नंगे पुंगे घूमते होंगे, जानवरों की चमड़ी लगाते होंगे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। फिर उन्होंने क्या करा, जब एक ही जगह स्थिर होना शुरू कर दिया तो एक दूसरे से सामान एक्सचेंज करना शुरू कर दिया कि लो तुम ये दे दो, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, ये कर लो, आ जाओ। इस बार्टर सिस्टम, ये बार्टर सिस्टम है कि सामान के बदले सामान दे देना। बाद में जाके व्यापार होने लगा गांव और टाउन्स के बीच में। फिर धीरे धीरे हुआ क्या, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी आया, है ना। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस मतलब अब इनको चलाने के लिए एक बंदा चाहिए। तो जैसे जैसे सोसाइटी बड़ी होती गई तो रूल जरूरी हो गए, क्योंकि फिर तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। अगर पहले सोसाइटी छोटी है तो कोई कर भी ले, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन जब 10 जने के अलावा अब यहाँ 1000 लोग हो जाए तो कोई भी बंदा नुकसान पहुंचा सकता है अकेला पूरे 999 लोगों को। तो लोगों ने क्या करना शुरू करा, गवर्नेंस मतलब लॉ, कानून बनाने लगे ताकि लोग मिलके चल सके, सबके लिए कानून एक हो। फिर ग्रोथ ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, फिर गांव और शहर डेवलप होने लगे, एक समय आया, ठीक है ना। तो जो छोटे छोटे गांव थे वो शहर बनने लगे, ठीक है ना। बाद में बहुत सारे जो कस्बे होते हैं, टाउन्स थोड़ा उस तरीके से, फिर वो एक शहर बनने लगा। और व्यापार, पढ़ाई लिखाई, कम्युनिकेशन, बातचीत और कल्चर अपना एक्सचेंज करना कि देखो हम तो ऐसे करते थे, आप ऐसे करते हो, ये लोग कल्चर एक्सचेंज, आप भी ऐसा करना सीखो। कंक्लूजन ये है कि सोसाइटी एकदम से चेंज नहीं हुई, ये 1000 साल लगे हैं। एग्रीकल्चर के जरिए, सेटलमेंट, रहने के जरिए, तकनीक के जरिए, व्यापार के जरिए, सरकार चलाने के जरिए, कल्चरल एक्सचेंज करने के जरिए, ठीक है। और इंडिया की नॉलेज का ट्रेडिशन क्या है, इंडियाज नॉलेज ट्रेडिशन मतलब क्या रहा है इंडिया का ट्रेडिशन नॉलेज में। तो देखो इंडिया का बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है जहाँ पे वो इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी को लर्न करते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी करते हैं या चीज़ों को लर्न करते हैं। कैसे, जो पुराने इंडियन थिंकर्स थे वो विश्वास रखते थे कि जो नॉलेज है ना, वो आप किसी चीज़ को महसूस करने से ला सकते हो अपने अंदर ज्ञान। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करो, अच्छा ये ऐसे हो रहा है, ज्ञान आ जाएगा आपको। या डिस्कशन, बातचीत करके, या सवाल करके कि ऐसा क्यों है, या लॉजिकल रीजनिंग लगा के अरे भाई ऐसा है तो ऐसा ही होगा, 7 है 14 है 21 है तो 28 ही तो होगा, उस तरीके से, है ना। रिफ्लेक्शन से कि ये ऐसा है तो इसका रिफ्लेक्शन ये होगा, मतलब ये है तो फिर ऐसा इसका प्रभाव ये पड़ेगा। डायलॉग से। तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ मतलब बिना सोचे सब चीज एक्सेप्ट कर लेना, लोगों ने सवाल पूछने चाहे और उसको समझने चाहा वर्ल्ड को दिमाग लगा के। और यही साइंटिफिक एटीट्यूड जो है ना, वही नींव बनता है हमारी सोशल साइंस की फाउंडेशन, ठीक है, नींव बनता है, ठीक है, सोशल साइंस की फाउंडेशन बनता है। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पंच महाभूतास, ठीक है ना। ये पंच महाभूतास या पंचम महाभूतास क्या है, ये सब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहता है वन इम्पॉर्टेंट आइडियाज, जो हमारा इंडियन फिलोसफी था उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया था, वो था पंच महाभूतास, मतलब 5 ग्रेट एलिमेंट्स। ये क्या चीज है, 5 ग्रेट एलिमेंट्स क्या क्या है। तो आपको पता है 5 ग्रेट एलिमेंट्स हमारे जो है प्रकृति के नेचर से बनी हुई है। एक है हमारी पृथ्वी, इंग्लिश में अगर आप इसे कहोगे तो अर्थ, ठीक है ना। संस्कृत में है अपह यानी कि वाटर, ठीक है ना। अग्नि यानी कि आग, फायर। वायु यानी कि एयर। और आकाश मतलब स्पेस। तो ये पंच महाभूतास 5 एलिमेंट हैं हमारे नेचर से मिले हुए, ठीक है, इसके बारे में बात की गई है। ये समझा क्या रहा है, पढ़ लिए जी, पंच महाभूतास क्या है। कह रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो नेचर है ना, वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के तौर पर, मतलब जो प्रकृति है हमारी, जो हम हमारे आसपास देख रहे हैं, ये हमने सारी प्रकृति पढ़ी है, पृथ्वी, पानी, आग, हवा, आसमान यानी कि स्पेस। ये सारी चीजें जो है ना, कहता है ये जो नेचर है, जो प्रकृति है हमारी, ये सब एक दूसरे से मिलके काम करती है और इंसान इस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। हर चीज कनेक्टेड है किसी दूसरी चीजों से। और यही आइडिया हमें दिखाता है कि इंसान जो है ना, वो एनवायरनमेंट से अलग नहीं रह सकता। हम इन्हीं पे डिपेंड होके या इन्हीं के इस्तेमाल करके या इन्हीं से अपना जीवन बिताते हैं, ठीक है। पंच महाभूतास ध्यान रखना। बाकी
जो एनवायरनमेंट है, आपके आसपास की जो चीजें हैं, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो सिंपल सी बात है, इंसान का जीवन है, सेटलमेंट का पैटर्न उसका वैसा ही होता है। कुछ लोग पहाड़ों पे रहते हैं, कुछ लोग रेगिस्तान के आसपास रहते हैं, कुछ लोग समुद्रों के पास रहते हैं, कुछ लोग नदियों के पास रहते हैं, और कुछ लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर बारिश ज़्यादा है, कम है। तो आपका वो एनवायरनमेंट है, और उस तरीके से आप अपने रहने के तरीके बनाते हो। क्या सबके घर सेम होते हैं इस हिसाब से? नहीं, अलग अलग तरीके के घर होते हैं, सबका अलग अलग तरीके से प्रोटेक्शन रखी जाती है। और जो आपका एनवायरनमेंट है, फिर उसी तरीके से आप अपना काम करते हो। खेतों में हो तो फार्मिंग करते हैं, कुछ लोग नदी तालाब के पास होते हैं, फिशिंग करते हैं, कुछ लोग खदानों के पास होते हैं तो माइनिंग करते हैं। आर्किटेक्चर मतलब घर के प्रकार, जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग तरीके का एनवायरनमेंट है, कहीं बाढ़ आती है, कि अलग अलग तरीके का मौसम रहता है, तो फिर लोगों के उस तरीके के घर होते हैं। वो वैसे ही जो है सेटलमेंट कर, जैसे राजस्थान में लोग टंकाज बना के रखते हैं, और पूरा छतों पे जो पानी आता है उसको स्टोर करते हैं टंकाज में, क्योंकि पानी कम है वहां पे, उनका एनवायरनमेंट है, उस तरीके से अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फूड हैबिट, खाने की क्या जो है आदत है। हेल्थ प्रैक्टिसेस की अगर हम बात करें, है ना, एग्जाम्पल, जो लोग जो है पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं वो अलग तरीके का घर बनाते हैं जो रेगिस्तान में रह रहे हैं उनसे, तो एक कंपैरिजन हो गया। ठीक है ना। एक है वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है ना। एक और इम्पोर्टेंट इंडियन आइडिया है वासुदेव कुटुंबकम। ये क्या है? इसका मतलब है द वर्ल्ड इज वन फैमिली, जो पूरा संसार है वो एक परिवार है। और ये आइडिया हमें सिखाता है कि इंसान कनेक्टेड है, भले वो किसी एक अलग देश में रह रहे हों, एक धर्म अलग फॉलो कर रहे हों, एक भाषा अलग फॉलो कर रहे हों, एक कल्चर उनका सबका अलग हो, बट इट डज नॉट मीन दैट दे आर सेपरेट या दे आर डिफरेंट। ठीक है ना, मतलब दे आर वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वर्ल्ड एक पूरा परिवार है। ये बात यहाँ बताई जा रही है, और इसी से आपको एकता रखनी चाहिए, क्योंकि हो तो आप सब इंसान, म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, मिलके रहो, शांति रखो, और पूरे वर्ल्ड में एक हार्मोनी रखो, मिलजुल कर बांट के सुख शांति बना के। और ये सोशल साइंस में क्यों जरूरी है? तो सोशल साइंस जो होता है ना, वो लोगों और उनकी सोसाइटी के या कल्चर के बीच में रिश्ता बताता है, कि ये कल्चर है, इन लोगों से आया, ऐसे आया, इस तरीके से। तो जो आइडिया है वासुदेव कुटुंबकम, वो हमें रिमाइंड्स करता है कि देखो, भले अलग अलग सोसाइटी हो, लेकिन सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, उस तरीके से। ठीक है ना। शुरुआत में गवर्नेंस मतलब देश चलाने का क्या आइडिया था? अर्ली आइडियाज ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस मतलब देश चलाना, सिस्टम चलाना, सबको मैनेज करना। क्योंकि समय में तो देखो, जैसे जैसे इंडिया डेवलप हुआ, तो कुछ आइडियाज सरकार को चलाने के, या सिस्टम कैसे चलेगा उसको चलाने के ऊपर बात की गई। लोग विश्वास रखते थे कि जो रूलर्स हैं, जो हमारे देश का सबसे अहम बंदा होगा जो हमें रूल करेगा, वो हमारे भले के लिए काम करे, वो हमें जस्टिस दे, अगर हमारे में से किसी के साथ गलत हो रहा है तो न्याय दे, और उसकी एथिकल जिम्मेदारी हो सबके प्रति, समाज सही रहे, अपने फायदे के ऊपर ना सोचे। और गवर्नमेंट और वही बंदा एक तरीके से सरकार चलाएगा, जगह को चलाएगा। तो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती थी कि ये बंदा जो है ना, लोगों को सर्व करेगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी खुद की पावर एक्सरसाइज करेगा, लोगों को सर्व करेगा। यहाँ पे एक वर्ड निकल कर आता है अर्थशास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट एंशियंट इंडियन बुक्स थी गवर्नेंस के ऊपर अर्थशास्त्र। मतलब जो हमारा एंशियंट इंडियन बुक है, पुरानी जो बुक है, और वो अगर सरकार चलाने के ऊपर बुक देखी जाए तो वो अर्थशास्त्र है। और ये कौटिल्य, चाणक्य ने लिखी थी लगभग 2300 साल पहले। और अर्थशास्त्र में क्या कहा गया था? अर्थशास्त्र में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम चलाने का, सिस्टम देश को। इकोनॉमिक मैनेजमेंट मतलब यहाँ जो पूरी इकोनॉमी चल रही है, लोग आसपास खा खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब चीजें, जो इकोनॉमी है इसको कैसे मैनेज करा जाए। टैक्सेशन, टैक्स के ऊपर बात करी गई। रूलर्स की क्या ड्यूटी होगी, पब्लिक वेलफेयर क्या होगा, जनताओं का कैसे भला होगा, गवर्नेंस कैसे चलेगी। ये प्रूव करता है कि इंडिया में जो सिस्टमेटिक आइडियाज थे पॉलिटिक्स के बारे में या इकोनॉमिक्स के बारे में, वो तो जब सोशल मीडिया डेवलप्ड हुआ, मतलब ये जो आप बाद में जाके आप समाज को डेवलप होते देख रहे हो, इससे बहुत पहले ये चीजें हो चुकी हैं। तो ये जो ट्रेडिशन है अर्थशास्त्रीय में, क्या सिखाता है एक तरीके से? ये सिखाता है कि लोग समाज को हजारों साल पहले से समझने की कोशिश कर रहे थे। वो लोग ऑब्जर्वेशन लगाते थे, लॉजिकल रीजनिंग लगाते थे, या देखते थे कि ये करेंगे तो इसका क्या रिफ्लेक्शन होगा, डिस्कशन करते थे।
और मॉडर्न सोशल साइंस लगातार कंटिन्यू रही दिस ट्रेडिशन, मतलब लगातार कंटिन्यू करी इस ट्रेडिशन को नए नए मेथड रिसर्च के ला ला के। और ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे डेवलप कर दिया समाज और रुक गया, चलता रहा, कोशिश और डेवलप करने की करी और आज भी यही चल रहा है। समाज को और बेहतर बनाने की और डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कंटिन्यूटी एंड चेंज एक सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया होता है सोशल साइंस के अंदर। कंटिन्यूटी मतलब लगातार वो चीज चलाना, और अगर जरूरत लग रही है कहीं पर तो बदलाव ले आना। कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, मतलब एक चीज लंबे समय तक चलती रहे, जैसे परिवार, भाषाएं, परिवार, फेस्टिवल्स, त्योहार, कल्चर लगभग चलता रहा है आज तक। आप अगर कोई बिहार से है, बिहारी भाषा बोलता है, भोजपुरी, मैथिली, कुछ भी भाषा बोलते हो, तो ये आपने, आपके दादा ने थोड़ी ना बना दी है, या आपके पिताजी ने थोड़ी ना बना दी है। ये तो एक कल्चर है जो हजारों सालों से चलता आ रहा है ना। चेंज ऐसी चीजें जो डेवलप हुई हैं या ट्रांसफॉर्म हुई है समय के बाद। कुछ चीजें ऐसी हैं जो बदली हैं, जैसे टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इस तरीके से आता है ना, ट्रांसपोर्ट समय समय पे डेवलप हुआ, हवाई जहाज आए, ट्रेन आई, है ना, पहले क्या कैसे कैसे ट्रैवलिंग हो रही है। एजुकेशन समय समय पे डेवलप हुई है, आपने देखा है कि चीजें नई नई खोज हुई है, नई नई चीजों की आपने ज्ञान की प्राप्ति करी है। कम्युनिकेशन, बातें करने के तरीके, आज आप पढ़ रहे हो, मैं आपको इस टाइम पे करंटली आप सब क्लास बैठ के पढ़ रहे हो, जो भी चीज कर रहे हो, और क्या हो रहा है, ये चीज मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया आप सबको लोगों के बैठ के सामने, तो मैंने उसको एडजस्ट करा। कम्युनिकेशन, बातचीत करने का तरीका नजर नया नया तरीका है। सरकार चलाने का सिस्टम भी बदला है समय समय के साथ। तो सोशल साइंस जो है ना, वो उसमें आप कंटिन्यूटी भी पढ़ते हो, ऐसी चीज जो बहुत सालों से सेम है, और ऐसी चीजें भी पढ़ते हो जो समय समय के साथ बदलते हुए होती हुई आई है। ठीक है ना, और ये दोनों ही मिलके समाज को डेवलप करते हैं, बिकॉज कुछ चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, वैसे ही चलनी चाहिए, और अगर लगे किस चीज में बदलाव लाना चाहिए तो समय समय के साथ उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी करी है। हाउ डू सोशल साइंटिस्ट स्टडी सोसाइटी। ये जो सोशल, अब देखो जो सोशल साइंस को पढ़ता है तो वो सोशल साइंटिस्ट हो गया एक तरीके से, और वो समाज को कैसे पढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल, अब किसी ने सोशल साइंस बनाई, तो जायज बात है उसने उसको स्टडी करा होगा, इसने इंसानों के बिहेवियर को स्टडी करा, उसने सरकार को बिहेव करा, समाज को बिहेव मतलब बिहेवियर को स्टडी करा, और फिर वहीं से उसने जो है स्टडी सोसाइटी को, समाज को कैसे स्टडी करा। तो सबसे पहले ऑब्जर्व करा होगा। मान लो किसी समाज को हम देख रहे हैं आज के टाइम पे, तो वो समाज में लोगों को देखना और उनके क्या क्या इवेंट्स है उनको सोचना कि ओ अच्छा, मान लो कोई त्योहार मना रहा है तो ओ अच्छा इस तरीके से चलता है, अच्छा ऑब्जर्व करना, या इनका ये इतिहास है। इंटरव्यूज, डायरेक्टली लोगों से बात करना कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, बोले जी हमारा त्योहार है हम इस तरीके से कर रहे हैं, इतिहास जानना उनका। सर्वे करना, अलग अलग लोगों से जानकारी प्राप्त करना, कोई कुछ और बताएगा, कोई कुछ और बताएगा। फिर डॉक्यूमेंट्स, मतलब किताबें पढ़ना, क्या किसी ने अपने कल्चर या ट्रेडिशन की कुछ किताबें छापी हैं जिससे लगे कि हाँ जी इनका ये इतिहास है इसीलिए आज ये त्योहार मना रहे हैं। रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर या हिस्टोरिकल कुछ डाटा रह गए हो उनको पढ़ना, फिर उन्हें कंपेयर करना, क्योंकि अलग अलग इंसान ने अलग अलग बातें बताई होगी तो उन्हें चेक करना, कंपेयर करना। और हम लोग बहुत सारे सोर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि ज्यादा सोर्स का इस्तेमाल करोगे तो आपको जो आपके डिसीजन या कंक्लूजन किसी रास्ते पे आप पहुंच पाओगे ज्यादा रिलायबल होगा। सिर्फ ऐसा नहीं आप तुक्का मार रहे हो, सोशल साइंटिस्ट जो है ना एविडेंस का यूज कंक्लूजन पहुंचने से पहले करते हैं। सोशल साइंस हमें एक्सप्लेन करता है हमारा पास्ट क्या रहा था, आज क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होगा। जिसे कहते हैं जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, ऐसा विकास करो जो आज भी विकास हो और भविष्य में जो है पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे। ऐसा नहीं कि भर भर के संसाधन का इस्तेमाल कर लो, भविष्य के लिए बचे ही ना कुछ। सोशल साइंस हमें मदद करता है समझने में व्हाट हैज रिमेन्ड द सेम, क्या चीजें आज तक सेम चलती आई हैं, या क्या चीजें आज बदल गई हैं, या पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिससे आज प्रेजेंट इन्फ्लुएंस होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे पे आज भी अंग्रेज शासन करते, लेकिन पास्ट में था, तो पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि आज वो शासन नहीं कर रहे हैं। कहोगे जी आजादी ली हमने, लड़े हम लोग, है ना। एंड हाउ टुडेज डिसीजन विल अफेक्ट द फ्यूचर, आज का डिसीजन अगर कोई ले लिया जाए तो उससे भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा, वो चीजें। तो सोशल साइंस एक स्टडी है डिसिप्लिन का, ये भी आप समझते हो, मतलब सोशल साइंस में आप डिसिप्लिन की स्टडी पढ़ते हो। देखो ह्यूमन सोसाइटी, जो इंसान का जो समाज है वो बहुत मुश्किल है, कोई सिंगल सब्जेक्ट जो है ना वो हर चीज नहीं बता सकता, एक चीज ऐसी नहीं है जो पूरे समाज को समझा दे। इसलिए जो सोशल साइंस है ना वो अलग अलग डिसिप्लिन में बट गए हैं।
अलग अलग चीजों में बट गए हैं। और हर डिसिप्लिन जो है ना वो आपको एक अलग अलग कहानी बताता है, इसीलिए वो मिलके पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। जैसे मैंने बोला ना, ज्योग्राफी अलग पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कल्चर। हम तो जनरली ये तीन चीज सोचते हैं, इसके बाद हिस्ट्री सोचते हैं। सोशियोलॉजी और कल्चर ये भी आगे जाके चीजें होती हैं। खैर, जैसे मान लो सूखा पड़ गया, तो आप उसको अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो। सूखा पड़ गया तो आप ज्योग्राफी के डिसिप्लिन में पढ़ो, क्या हुआ, क्लाइमेट पढ़ोगे, भाई सूखा क्यों पड़ा, बारिश का क्या सीन था, एनवायरनमेंट की क्या कंडीशन थी, तो ज्योग्राफी आपको समझाएगी ये चीज कि जी बारिश ऐसी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स आपको क्या पढ़ाएगी, इकोनॉमिक्स पढ़ाएगी कि इससे लोगों को, किसानों को नुकसान कितना हुआ। पॉलिटिकल साइंस आपको क्या पढ़ाएगी कि सरकार ने इसके बचाने के लिए, इस दुविधा से आपके लिए क्या किया। सोशियोलॉजी आपको बताएगी कि भाई कितने लोग अपनी सोसाइटी को चेंज कर लिए या माइग्रेट होके इधर से उधर चल गए। कल्चर आपको बताएगा कि कैसे लोगों ने अलग अलग कंडीशन या सिचुएशंस को एडेप्ट करा। तो हर डिसिप्लिन आपको अलग आंसर देता है, क्योंकि वो हर अलग अलग पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करता है, बातें करता है। खैर, चार कोर डिसिप्लिन जो आपने सोशल साइंस में पढ़ने हैं क्लास 9th और 10th में, मेनली चार, दैट इज फर्स्ट इज ज्योग्राफी, सेकंड इज हिस्ट्री, थर्ड इज पॉलिटिकल साइंस एंड फोर्थ वन इज इकोनॉमिक्स। तो अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो। जैसे मान लो आप फिजिकल एनवायरनमेंट, हमारे आसपास क्या चल रहा है, आप इंसान का एनवायरनमेंट कैसा है वो बात करते हो। आप लोग और प्रकृति का क्या लेना देना आपस में, इस पे बात करते हो। इतिहास में आप क्या बात करते हो, इंसान का पास्ट कैसा रहा, क्या इवेंट्स हुए थे, क्या हादसे हुए, कैसी सभ्यता थी, लोग कहां पर बसे, कैसे बसे, समय समय के साथ क्या क्या बदलाव हुए। राजनीतिक साइंस, पॉलिटिकल साइंस में आप पढ़ते हो सरकार के बारे में, लोकतंत्र, आपका देश है वो लोकतंत्र के बारे में, किसके पास कितनी पावर्स है, अधिकार हैं, आपकी क्या ड्यूटीज बनती है नागरिक की, और पॉलिटिकल संस्थाओं के बारे में। इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कितना माल बनाया गया, कहाँ बटा, कौन कंजम्पशन कैसे कर रहा है, संसाधन के बारे में और इंसान की जरूरतों के बारे में। और यह आपको जनरली क्या समझाता है, इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हो कि हमारे पास संसाधन कम है और हमारी चाहते अनलिमिटेड है, तो हम अपने कम संसाधन से अपनी अनलिमिटेड चाहतों को कैसा पूरा कर पाए, ये बातें हम करते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि हर डिसिप्लिन में अलग अलग सोसाइटी के एस्पेक्ट की बात होती है, लेकिन ये सारी चीजें आपस में कहीं ना कहीं तरीके से जुड़ी हुई है। और यहीं से आप एक तरीके से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करोगे, दैट इज ज्योग्राफी को। ठीक है ना, तो यहां से हमारा ज्योग्राफी टॉपिक स्टार्ट होना शुरू होगा। ठीक है, तो भाई अब स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी पढ़ना जब आप स्टार्ट करोगे तो हम जनरली करते क्या है, ये बात ध्यान रखना पहली चीज, कि ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है, शाखाएं हैं। हमने क्या पढ़ा ना कि हम किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। एक हादसा हुआ जैसे सूखा पड़ा ऊपर, तो उसको ज्योग्राफी की नज़र से कैसे पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री की नज़र से क्या, हर चीज़ों का अलग अलग कंक्लूजन या अलग ओपिनियंस या अलग बातें हैं हर तरीके की। तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ये सोशल साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, समझो ये सोशल साइंस का ही एक पार्ट है या एक शाखा है, सोशल साइंस उसका एक शाखा है। और इसके अंदर आप लोकेशंस, किसी भी जगह की लोकेशन के बारे में बात करते हो कि वो कैसी है वो जगह, ठीक है ना, वहाँ पे संसाधन किस तरीके से अपने को मदद कर रहे हैं, क्या है हमारे लिए, क्या चीज़ें सही है नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, मतलब लोगों का बंटवारा, वस्तुओं का, मटेरियल का, एक्टिविटीज का बंटवारा, है ना। यानी कि हम लोग बंटवारा, लोग कहाँ कहाँ पे बटे हैं, नदी के पास ज़्यादा रहते हैं, पहाड़ों में कैसे रहते हैं, वस्तुएं कौन कौन सी कहाँ पाई जाती हैं, मटेरियल्स है ना, सामान कहाँ पाए जाते हैं और क्या काम करते हैं लोग, है ना। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग, और फिर जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं उनका, उनके आसपास के जो माहौल है उनसे क्या सराउंडिंग्स है उनकी, वो दोनों चीज़ों का क्या लेना देना है आपस में, लोग उसको कैसे अपने फायदे के लिए उठाते हैं। तो ज्योग्राफी हमें समझने में सारी चीज़ों में मदद करता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेटेड हैं, क्यों लोकेटेड हैं और कैसे वहाँ के लोगों का जीवन प्रभावित होता है। ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में आप क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी में आप फिजिकल कैसा है वो फिजिकल बात करते हो, और इंसान का वहां से फिर क्या लेना देना, ह्यूमन फीचर्स, ये दोनों बात करते हैं। फिजिकल फीचर मतलब जो प्रकृति से मिली हुई नेचुरल चीजें, जैसे पहाड़ों के बारे में बात करना, नदियों के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में, प्लेट्यूज क्या होता है ना, प्लेन्स के बारे में बात करना, डेजर्ट, रेगिस्तान, ओशन, कैसा मौसम रहता है, क्लाइमेट्स कैसा रहता है, फॉरेस्ट, जंगल कैसे हैं। तो ये फीचर्स इंसानों ने नहीं बनाए, ये फिजिकल है, नेचुरल चीजें हैं। लेकिन कुछ चीजें जो इंसानों ने ज्योग्राफी में बनाई है,
ठीक है ना, क्योंकि ज्योग्राफी मतलब जगह, जगह इंसान भी बना सकते हैं, मतलब जगह तो ऑलरेडी होती है पर कुछ उसमें कुछ क्रिएट करते हैं इंसान। जैसे शहर, अब शहर ऑलरेडी जगह है, जगह को शहर बनाना इंसान का काम है। गांव, रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां, बांध, डैम, ठीक है ना, और फार्म्स मतलब खेत। तो ज्योग्राफी में आप ये पढ़ते हो कि जो एनवायरनमेंट है कैसे उसको इंसान मॉडिफाई करता है और कैसे फिर वो एनवायरनमेंट इंसान के जीवन को प्रभावित करता है। ठीक है, हमारा और प्रकृति का क्या रिश्ता है, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। बोलते हैं सबसे मेन मकसद ज्योग्राफी का पढ़ने का यही है कि हम हमारे एनवायरनमेंट से के साथ कैसे इंटरेक्ट करते रहते हैं, वो चीज पढ़ना। मतलब लोग चावल क्यों उगा रहे हैं कुछ जगह पे और कुछ जगह पे गेहूं क्यों उगा रहे हैं, ठीक है ना। वाई डू पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउस इन फ्लड प्रोन एरिया, जहाँ पे बाढ़ आती है वहां पे स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ इस तरीके से, नीचे आप देख रहे हो किस तरीके से बने हुए हैं, ये स्टिल्ट हाउस है, ठीक है। तो ये बना के रखते हैं लोग, है ना। तो क्या कहते हैं, वाई आर लार्ज सिटीज यूजुअली लोकेटेड नियर द रिवर्स और कोस्ट, जो बड़े बड़े शहर है वो नदियों और समुद्रों के पास ही क्यों है, कि पानी मिलता है वहां से। तो ज्योग्राफी कुछ सवाल है, इनका आंसर देती है, लोकेशंस, है ना। तो मेन क्वेश्चंस जो हैं ज्योग्राफी में होते हैं कि चीज़ें कहाँ लोकेटेड होती हैं, ठीक है, और क्यों वहाँ पे वो लोकेटेड क्यों है, कुछ ज़्यादा जगहें, कुछ जगह दूसरी जगह से ज़्यादा डेवलप्ड क्यों होती हैं, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे मेन क्वेश्चंस जिनके ज्योग्राफी आंसर देती है। तो जो ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका ज्योग्राफी आंसर देती है, एक है कि चीज़ें कहाँ लोकेटेड है, इसका आंसर ज्योग्राफी से पता चलता है। वहाँ पर वो चीज़ें क्यों लोकेटेड है, इसका आंसर ज्योग्राफी देता है। कुछ जगह दूसरों जगह से ज़्यादा डेवलप होती है, इसका जवाब ज्योग्राफी देता है, ऐसा क्यों है। और हाउ डू नियर बाय एंड डिस्टेंट प्लेसेस इन्फ्लुएंस ईच अदर, कोई चीज़ें पास या कोई चीज़ दूर है वो एक दूसरे को प्रभावित क्यों करती हैं, इस चीज़ का आंसर ज्योग्राफी देता है। प्रकृति हमें हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है, इसका आंसर ज्योग्राफी देता है। और हाउ डू ह्यूमंस चेंज द एनवायरनमेंट, इंसान कैसे एनवायरनमेंट को प्रभावित करते हैं, इसका आंसर भी ज्योग्राफी देता है। अगला टॉपिक अपना ये है कि ज्योग्राफी जो है ना वो पूरी दुनिया को एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम के तरीके से देखता है। इंटरकनेक्टेड मतलब हर चीजें आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। तो ज्योग्राफी विश्वास रखता है कि जो जो भी आप पृथ्वी पे देख रहे हो ना वो हर चीज कनेक्टेड है एक दूसरे से। एक जगह पे चेंज आएगा दूसरे जगह पे उसका प्रभाव पड़ेगा। बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है हिमालयाज में, तो उससे जो उसके बाद पहाड़ों पे बारिश होती है, तो जो प्लेन्स मैदान होते हैं वहां पे क्या कहते हैं बहुत अफेक्ट पड़ता है ना। और वहां पे बाढ़ आ सकती है, और होता है ना ऐसा। ये जितने भी गंगा नदी है, यमुना नदी है, कभी भी ऊपर आप देखो कभी भी बादल फट जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, जैसे केदारनाथ आपदा में हुआ था। या तो उनसे क्या होता है कि जो प्लेन्स आपके इलाके हैं, जब पहाड़ी क्षेत्रों से आके जमीनों पे नदियां बहती हैं, वहां पे अफेक्ट कर सकती हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है कि एक जगह पे कोई भी चेंज दूसरी जगह पे बहुत अफेक्ट देता है। तो ये चीजें ज्योग्राफी दिखाता है कि देखो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। सूखा पड़ जाए एक इलाके में तो क्या होता है, मे इंक्रीज फूड प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री। एक रीजन में अगर एक इलाके में सूखा पड़ जाए तो बाकी जगह जो फूड के प्राइसेस है महंगे हो जाते हैं। इसलिए ज्योग्राफी जो है ना वो स्टडी करती है इंटरकनेक्शंस। ज्योग्राफी में हम एक का दूसरे से क्या लेना देना है ये चीज पढ़ते हैं। होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी जो है ना वो होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है। मतलब क्या है होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है, मतलब स्टडी करना एक प्रॉब्लम को जहां पे आप हर फैक्टर को देखो, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग ओनली वन फैक्टर। मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो कि सिर्फ एक फैक्टर उसको परेशान कर रहा होगा, सारे फैक्टर मिलके कैसे हर चीज को अफेक्ट कर सकते हैं वो सारी चीज पढ़ना। जैसे एग्जांपल है इस चीज का, इफ अ सिटी फेसेस वाटर स्केर्सिटी, अगर एक शहर में पानी की कमी हुई तो ज्योग्राफी हर एक चीज पढ़ेगी। सिर्फ ऐसा नहीं पानी की कमी किसी एक चीज से हुई हो, आप ज्योग्राफी में हर एक चीजों को पढ़ोगे। आप पढ़ोगे क्लाइमेट का क्या लेना देना चल रहा है, क्या क्लाइमेट से तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्या ऐसा तो नहीं बारिश कम हुई है? क्या ऐसा तो नहीं आबादी ज्यादा बढ़ रही है इसलिए पानी की कमी हो रही है, नदी सूखी तो नहीं है, ग्राउंड वाटर तो नहीं खत्म होता जा रहा, सरकार ने ऐसी क्या पॉलिसीज लगाई है, इंसानी एक्टिविटी हम लोग क्या ज्यादा यूटिलाइजेशन तो नहीं कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ एक रीजन नहीं देखना चाहिए, हमें बहुत सारे रीजंस देखने चाहिए। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट इज
स्पेशल पर्सपेक्टिव, एक इंपॉर्टेंट आइडिया ज्योग्राफी में होता है स्पेशल पर्सपेक्टिव। मतलब अब ये चीज समझनी है, मतलब ज्योग्राफी का एक आइडिया है जो है स्पेशल पर्सपेक्टिव। ये क्या है? स्पेशल पर्सपेक्टिव में आप लोकेशन और उसका क्या इंपॉर्टेंस है ये पढ़ते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वो लोकेशन एक जगह पर क्यों है, कहाँ है, पहले तो सबसे पहले कहाँ है कोई भी चीज, वेयर इज इट लोकेटेड, कोई भी एक जगह है वो कहाँ लोकेटेड है, वहां पर क्यों लोकेटेड है वो जगह, उसकी लोकेशन के आसपास की जगहें उसको कैसे प्रभावित करती हैं ये चीज। जैसे मुंबई एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सिटी है, व्यापार करने की सिटी है, क्योंकि वो पश्चिमी घाट पे आता है, वहां पे बंदरगाहें मतलब जहां पर समुद्री जहाज आते हैं वो होते हैं। तो क्या है, अब एक चीज समझो कि तो जो स्पेशल पर्सपेक्टिव है वो क्या है कि कोई जगह कहां पर है और वहां उसका होने का फायदा क्या है ना, ये चीजें। ठीक है, चलो एक होता है टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, एक और इंपॉर्टेंट आइडिया है टेम्पोरल पर्सपेक्टिव। ये स्टडी चेंजेस होती है ओवर ऑफ द टाइम, मतलब समझते हैं। जैसे दिल्ली, दिल्ली जो है ना पहले हिस्टोरिकल कैपिटल थी, ऐतिहासिक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पे जिसने राज कर लिया पूरे इंडिया पे राज कर लिया ऐसा सोचा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ठीक है ना, बहुत डेवलप्ड है आज के टाइम, मतलब डेवलप्ड इन द सेंस मैं यूं नहीं कह रहा कि बहुत ही ज्यादा रोबोट रोबोट घूम रहे रोड पे, पर अच्छी खासी मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, बड़ी सिटीज में से एक आती है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी आपको ये बताता है कि ये जो है जगह कैसे समय समय पे बदली। तो टेम्पोरल पर्सपेक्टिव ये होता है। टेम्पोरल पर्सपेक्टिव में आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ते हो, एक है स्पेशल पर्सपेक्टिव, एक है टेम्पोरल पर्सपेक्टिव। स्पेशल पर्सपेक्टिव ऐसा नजरिया है जो बताता है कि कोई जगह कहां पर है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। और टेम्पोरल पर्सपेक्टिव क्या बताता है, ये बताता है कि एक ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर जगह है, तो समय समय पे कितने समय के दौरान ये जो जगह है वो कितनी इन्फ्लुएंस या चेंज हुई है, क्या बदलाव आए हैं इसके अंदर समय के साथ। ठीक है, तो ये इन दोनों के मतलब है। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी यूज करती है नॉलेज अलग अलग सब्जेक्ट की, ठीक है ना, मतलब ज्योग्राफी जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम नॉलेज देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। जैसे कहते हैं ज्योग्राफी जो है ना वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये हेल्प लेता है नेचुरल साइंस से भी। मतलब आप ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी जो है ना वो एक तरीके से ऐसा समझ लो कि सिर्फ ज्योग्राफी में आप ज्योग्राफी की चीजें पढ़ सकते हो, आपको किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो तो थोड़ी सी आपको साइंस की जरूरत लेनी पड़ेगी, मतलब आपको थोड़ा फिजिक्स समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा केमिस्ट्री समझना पड़ेगा, आपको थोड़ा बायोलॉजी समझना पड़ेगा। तो इसलिए ज्योग्राफी जो है ना वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी किसी भी चीज से रिलेट नहीं करती, किसी दूसरे सब्जेक्ट से उसका ज्ञान नहीं रखती। तो ज्योग्राफी दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज लेती है, ठीक है ना, ज्योग्राफी के अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज लेते हो। इसका मतलब अगर आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, आप आगे इसमें बढ़ना चाहते हो, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसकी भी नॉलेज थोड़ी थोड़ी जो ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है ना। क्योंकि आप क्लाइमेट समझना चाहते हो, मौसम वेदर समझना चाहते हो, मिट्टी समझना चाहते हो, अर्थक्वेक को समझना चाहते हो, वोल्केनो को समझना चाहते हो, इकोसिस्टम, ये चीजें समझना चाहते हो, तो ये सब आपको नेचुरल साइंस की वजह से समझ में आता है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे को नेचुरल साइंस मदद करती है ये चीज समझने में, ठीक है। इसके अलावा सोशल साइंस, ठीक है ना, जैसे सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस आती है, इकोनॉमिक्स आती है, हिस्ट्री आती है, और ये मदद करती है हमें आबादी समझने में। अब ज्योग्राफी में आप ऐसा नहीं है कि ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपको उस ज्योग्राफी पढ़ने के लिए इकोनॉमिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतिहास की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक जगह का इतिहास भी तो मैटर करता है, एक जगह की पॉलिटिकल साइंस। तो ज्योग्राफी के लिए आपको थोड़ा पॉलिटिकल साइंस का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको थोड़ा हिस्ट्री भी, मतलब हम वहां से भी नॉलेज यूज करते हैं अपनी ज्योग्राफी को या अपनी चीजों को, लोकेशंस को और बेहतर समझने के लिए। हम व्यापार समझना चाहते हैं मान लो, तो हम किस किस तरीके इकोनॉमिक्स को पढ़ सकते हैं अच्छे से। हम संसाधन की बात कर रहे हैं तो इतिहास में कुछ संसाधन का लेना देना हो, सरकार की पॉलिसी समझना चाहते हैं कि यहाँ कैसा ज्योग्राफी है तो यहाँ का सरकार का पॉलिसी समझना है, तो पॉलिटिकल साइंस से समझेंगे। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डेवलपमेंट यहाँ से अब तक क्या हुई वो सब भी हिस्टोरी पे डिपेंड होता है, हिस्ट्री पे डिपेंड होता है। तो ज्योग्राफी नॉलेज जो होती है ना वो सिर्फ अपनी खुद की नहीं रखती, वो साइंस से भी नॉलेज लेती है, और उसके साथ साथ वो सोशल स्टडी बाकी सब्जेक्ट्स में भी साइंस में अपनी नॉलेज लेती है। एक एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है कि ज्योग्राफी आपको मदद करती है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्या मदद करती है, व्हाई इंडिया बिकम एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्लोबल इंटरेक्शन। विश्व में हम लोग एक सेंटर क्यों है, मतलब हम बाकी देश हमारे पे क्यों नोटिस करें, हमको क्यों नोटिस करते हैं।
या हम उनके लिए क्या कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन वाइज कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं उस तरीके से। तो इंडिया एक इंपॉर्टेंट सेंटर माना जाता है ग्लोबल इंटरेक्शंस के लिए, मतलब सारी वर्ल्ड में इधर से उधर चीजें ट्रांसफर होनी चाहिए, इधर से उधर शिपिंग होनी चाहिए, इधर से उधर सामान जाना चाहिए, तो इंडिया एक अच्छा खासा लोकेशन पड़ता है। और इंडिया का जो कोस्ट लाइन है वो कितना लंबा है, हेल्प डेवलप ट्रेड विद, मतलब इंडिया का जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वो किस किस से व्यापार करता है, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, तो वो सारी चीजें। और जो लोकेशन है इंडिया की वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऐतिहासिक डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है ना, तो वो भी हमें समझना है इसके अंदर। क्लियर है? ज्योग्राफी में हम कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करते हैं? ज्योग्राफी में हम नक्शों का इस्तेमाल करते हैं, मैप्स हो गए है ना, लोकेशन डायरेक्शन देखने के लिए। हम लोग ग्लोब्स का इस्तेमाल करते हैं जो अर्थ को 3 डायमेंशन दिखाता है, रिप्रेजेंट द अर्थ इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में दिखाए, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इस तरीके से। एटलसिस हम यूज करते हैं जो अलग अलग मैप्स दिखाते हैं, ठीक है ना। हम जीआईएस, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज करते हैं, एक कंप्यूटर वाली टेक्नोलॉजी है जो डाटा इकट्ठा करती है, उसको एनालाइज करती है, स्टोर करके रखती है और अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देती है। जीआईएस आपको सिटीज को नापने में मदद करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करती है, अर्बन प्लानिंग, शहरीकरण प्लानिंग में मदद करती है, और एनवायरमेंटल स्टडीज में मदद करती है। एक होता है इन्फोग्राफिक्स, ये विजुअल सामने से देख के, जैसे चार्ट्स का इस्तेमाल करा, सिंबल्स का इस्तेमाल करा, पिक्चर का इस्तेमाल करा, इससे जानकारी लेना, इसे इन्फोग्राफिक्स कहते हैं। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है। जोग्राफर्स जो है ना वो लोग सैटेलाइट इमेज का यूज करते हैं, जीपीएस का यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग का, सर्वे इंस्ट्रूमेंट का, फील्ड ऑब्जर्वेशन का, ये सब चीजों का यूज करते हैं ताकि हम ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ सकें। आप स्टडी व्हाट विल यू स्टडी इन ज्योग्राफी, आप ज्योग्राफी में क्या पढ़ने वाले हो अगले 2 साल में? क्योंकि 9th-10th के हिसाब से आप अर्थ के सरफेस के, मतलब पृथ्वी की सतह के बारे में बात करोगे, लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करोगे, जमीन, पहाड़, प्लेट्यू, प्लेन्स, ठीक है ना, पठार जिसे कहा जाता है, प्लेट्यू, ध्यान रखना। आप एटमॉस्फेयर के बारे में बात करोगे, मौसम, वेदर, जो आज पूरे दिन का है वो वेदर है, क्लाइमेट जो अभी चल रहा है, गर्मी या बारिश का मौसम, हवाएं कैसी है, रेनफॉल, इस सब के बारे में। आप समुद्रों के बारे में पढ़ोगे, ओशन करंट के बारे में पढ़ोगे, पानी के क्या क्या संसाधन है, और कोस्टल समुद्री इलाकों के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। आप मेजर बायोमेस, ठीक है ना, मेजर बायोम्स क्या है? एक बायोम होता है एक लार्ज नेचुरल इलाका जहां पे एक पर्टिकुलर क्लाइमेट, प्लांट और एनिमल्स होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इलाका और वहां पर क्या क्या मौसम है, कैसे प्लांट है, क्या एनिमल्स है। तो डेजर्ट बायोम है, या फॉरेस्ट बायोम, ग्रासलैंड बायोम, या टुंड्रा बायोम, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, मतलब एक पर्टिकुलर जगह का क्या मौसम है, वहां कैसे प्लांट एनिमल पाए जाते हैं, उसे मेजर बायोम्स कहा जाता है। इंडिया, ये सब पढ़ने वाले हो आप। इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? मतलब ऐसे एरिया जहां पर हम बायोडाइवर्सिटी बचा रहे, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे, जानवर होने चाहिए इस जीवन में, इस पृथ्वी पे, तो उनको बचा के रखा जाना चाहिए क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व या सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, हमें ये पढ़ना है, ठीक है। हम पढ़ेंगे इसके बाद जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हमें अर्थ के सरफेस को ज्यादा अच्छे से पढ़ने में मदद करती है, जैसे जीआईएस, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट मैपिंग, ये सारी चीजें। फिर कुछ रीजनल स्टडी, इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग इलाके इंडिया के या अलग अलग इलाके वर्ल्ड के। फिर हम सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पढ़ेंगे, जैसे आबादी एक बहुत बड़ा इशू, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो वो इश्यूज पढ़ेंगे। संसाधन कैसे बेहतर करें, शहरीकरण, डेवलपमेंट, इसके हम बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल नॉलेज, देखो आप ये पढ़ोगे लास्ट टॉपिक में कि जो ज्योग्राफी है ये समय समय में कैसे विकसित हुई, कैसे डेवलप हुई। आज हम देख रहे हैं ना जमीन, तो वो कैसे धीरे धीरे समय समय में क्या इतिहास रहा और उसको पूरा अब तक कैसे कितने कितने समय में कितना चेंज हुआ, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक्टिविटी दे रखी है लास्ट, ठीक है ना, एक स्कूल भुवन पोर्टल है। ये पोर्टल अलाउ करता है बच्चों को कि वो मैप्स इंडिया के देख सके, ठीक है ना, अपने खुद के गांव शहरों को देख सके, अंडरस्टैंड कर सकें ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या होते हैं, और डिजिटल मैप आज के टाइम पे जो है ना मोबाइल लैपटॉप से देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स को मदद करता है ये सब चीजें देखने में। इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू होता है, दैट इज हिस्ट्री। अब हम सोशल साइंस के दूसरे टॉपिक पे चलेंगे जो इतिहास के बारे में होगा। तो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है हिस्ट्री, ठीक है। अब हमने ज्योग्राफी समझ ली है, अब हमें समझनी है हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री का क्या सीन है। तो सबसे पहला, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री होता क्या है, ध्यान से समझना। हिस्ट्री कुछ नहीं है, इंसान के पास्ट को समझना हिस्ट्री है। भाई इंसान है, उसके इतिहास को समझो, उसने क्या पास्ट में करा,
क्या चीजें हुई, पास्ट में लोग क्या करते थे, क्या सब चीजें, है ना। लोगों के एक्सपीरियंस हम समझ सकते हैं इतिहास को अगर हम पढ़ें तो, उनकी वैल्यूज समझ सकते हैं, उनके कल्चर क्या वो तरीके अपनाते थे, क्या चीजें वो अपनाते थे, वो चीज समझ सकते हैं। इवेंट्स, पिछले में जो वॉर्स होती हैं या कुछ इवेंट्स होते हैं, वो सारी चीजों के, और क्या क्या इतिहास से अब तक समय में बदलाव आए हैं, उन सब चीजों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री हमें एक्सप्लेन करता है कि जो समाज है ना, जो हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, ये समय समय से आज तक कैसे बदला। बाकी इतिहास समझने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। जो इतिहास है वो बहुत सारे तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है। अलग अलग समाज जो है ना, वो प्रिजर्व और क्या कहते हैं, पास करता है अपने ऐतिहासिक नॉलेज अलग अलग ट्रेडिशन से। तो मतलब समझना कि जो अलग अलग समाज है आप देखते हो, वो अपने जो भी इतिहास का ज्ञान है उसको बचाकर या उसको संभाल कर अच्छे तरीके से उसको पास ऑन करता है अलग अलग ट्रेडिशन से, ठीक है ना, अलग अलग ट्रेडिशन के जरिए। बाकी वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशन इंडिया के अंदर क्या है, इतिहासा पूर्ण ट्रेडिशन। ये है इतिहासा पूर्ण ट्रेडिशन। तो ये क्या है, इतिहास को स्टोरी के थ्रू बताना, ये कहलाता है इतिहास पूर्ण ट्रेडिशन। इंडिया का सबसे पुराना ट्रेडिशन तरीका है। ये क्या होता है, इसमें आप कुछ ऐतिहासिक जानकारी देते हो और उससे कुछ ज्ञान की प्राप्ति, मॉरल वैल्यूज समझाते हो, और कल्चरल क्या बिलीफ है, मतलब कल्चरली क्या विश्वास होना चाहिए, वो चीज सिखाते हो, ठीक है ना। और स्ट्रेंथ करते हो आइडेंटिटी एंड पर्पस, ठीक है ना, मतलब अपनी आइडेंटिटी, किसी भी कोई भी आइडेंटिटी रही होती है, उसका क्या पर्पस रहा होता है, उसको ताकत देते हो। इसीलिए ऐतिहासिक और कल्चरल सोर्सेज जो है ना, मतलब ये कहा जाता है कि ये चीजें थोड़ी ऐतिहासिक भी हैं कहानी के जरिए, और हमारे कल्चर से, हमारे तरीकों से कैसे रिलेटेड है, ठीक है ना, उस तरीके से। अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। आज के टाइम पे जो हिस्टोरियंस हैं वो रिलाय करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस के ऊपर। मतलब जो इतिहासकार है, जो इतिहास को पढ़ते हैं, जो आपको इतिहास से फिर ज्ञान देते हैं या बताते हैं कि हाँ देखो जी ये इतिहास है, तो वो किस चीज पे विश्वास रखते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस। अब ये एम्पेरिकल एविडेंस समझना होगा क्या होता है। मतलब जिसमें जानकारी सिर्फ ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया और हाँ ये तो ये ऐसे ऐसे है, नहीं, उस इतिहास को ऑब्जर्व करना, चेक करना कि हाँ ओके, या उस इतिहास के ऊपर जो भी चीजें रही हैं उस पर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, और साइंटिफिक थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करना है, जिससे आपको एक लॉजिक समझ में आए कि हाँ शायद ये हुआ होगा। क्योंकि इतिहास के तो 10 पहलू हो सकते हैं या बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि भाई ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आप क्या करते हो, कोई एक पर्टिकुलर चीज पे जज कर पाओ कि हाँ यही हुआ होगा शायद, या एक से दो चीज पे पहुंच पाओ कंक्लूजन्स पे। तो वही, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती है। आप सिर्फ स्टोरी पे नहीं रिलाय कर सकते। जो मॉडर्न आज के टाइम पे जो मॉडर्न इतिहास है वो क्या कहता है कि हमें एविडेंस प्रूफ पे भी रहना चाहिए। किसी कहे कि भाई मैंने इसे क्या कहते हैं 4 बार हरा दिया, या मैं बहुत बड़ा राजा था इस तरीके से, ये वो। तो आप क्या करते हो, जो इतिहास है, मतलब जो क्या कहते हैं अपना, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हम हिस्ट्री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं क्या ये सही बात है, तो हम उस पर एविडेंस के ऊपर जाते हैं कि इसका एविडेंस क्या है। किसी ने कहा तो इसका मतलब थोड़ा ना कि यही हुआ होगा। तो साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल करे जाते हैं इतिहासकार के द्वारा। जो इतिहास ढूंढते हैं ना, उनके द्वारा साइंटिफिक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। वो क्या करते हैं, इंसान के जेनेटिक्स देखते हैं, कार्बन 14 डेटिंग देखते हैं, आर्कियोलॉजी देखते हैं, ठीक है ना, लेबोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो जो है पता लगा सकते हैं कि किस एज का है या क्या ऑथेंसिटी रही है हिस्टोरिकल रिमेन्स जो आज हमें मिला है। बाकी इतिहास के सोर्स का है, कहाँ कहाँ से आपको इतिहास मिलता है, तो अलग अलग सोर्स है। एक है लिटरेरी सोर्स, पढ़ाई लिखाई से किसी ने कुछ लिख रखा हो, है ना, जैसे वेदास, मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है ना, तिरुकुरल, ठीक है, किताबें या मेमोइर्स, ठीक है ना, या ट्रैवलोग्स, ठीक है ना, या कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ ऐसी करके चीजें हो जहां पर इतिहास लिखा हुआ हो। और कुछ होती है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो है जैसे आपको मूर्ति सब तरीके से चीजें मिल जाए, ठीक है ना। तो ये क्या है, मटेरियल जो पास्ट में कुछ रह गया और हमें मिला हो, जैसे कोई मॉन्यूमेंट्स मिल गया हो, या कोई एक्सकेवेटेड साइट्स रह गई हो जो उसको हमने पूरा खोद के निकाला हो, या कोई स्कल्पचर्स मिले हो, पेंटिंग मिली हो, आर्टिफैक्ट्स मिले हो, पोट्री कुछ मिल गई हो हमें, या टेराकोटा फिगुरीन्स हो गए हो। तो वो इस तरीके से कुछ चीजें हमें पड़ी हुई मिले, तो आप इन सब की इमेजेस सर्च करके देख सकते हो थोड़ा, ठीक है ना। चलो, बाकी एपिग्राफिक सोर्सेज की अगर हम बात करें तो एपिग्राफिक जो होता है, एपिग्राफी क्या है, अब देखो एक एक दो सोर्स पढ़े, या तो हम
पढ़ाई लिखाई से देख सकते हैं, जो उन्होंने लिख रखा है उससे इतिहास का ज्ञान की प्राप्ति कर ले, या आर्कियोलॉजिकल सोर्स मिल जाए। और तीसरा होता है एपिग्राफिक सोर्स। एपिग्राफिक सोर्स क्या होता है, ये इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं। कोई पत्थर हो गया या कोई सिक्के हो गए, उन पर चीजें लिखी नहीं है, राजा अपना नाम लिखवा देते थे, ये वो उस तरीके से पत्थरों पे, पहाड़ों के सरफेस पे, मेटल्स मतलब कोई धातु, सिक्कों की प्लेट्स पे हो गया, या किसी पिलर पे इमारत के सामने लिखवा दिया हो, तो उससे क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस मिल जाता था किसी राजा के बारे में, या वहाँ कैसा सिस्टम चलता था, या वहाँ की सोसाइटी के बारे में, या कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में पता चल जाता था। ठीक है, एक एनसीईआरटी का एग्जांपल है ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शन। ये है ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन, एक गुप्ता पीरियड पिलर है यहाँ पर, और एक कन्नड़ा इंस्क्रिप्शन है एम्पर कृष्णदेव राय का एट हम्पी में। तो ये दो आपको इंस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर और कहाँ से हमें इतिहास मिलता है, एक है न्यूमिस्मेटिक सोर्स। न्यूमिस्मेटिक सोर्स मतलब ये स्टडी है, कॉइन्स की स्टडी करना या करेंसी या मेडल्स की स्टडी करना। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि इंफॉर्मेशन मिलती है वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, कैसा पैसा था, क्या चीजें थी, ट्रेड व्यापार के बारे में, राजनीतिक बाउंड्रीज के बारे में, रूलर्स के बारे में पता चलता है, क्रोनोलॉजी है ना, दो सीक्वेंस चलते हैं उसके बारे में, धर्म के बारे में, आर्ट और कल्चर के बारे में पता चलता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो राजा समुद्रगुप्त थे 4th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट एरा के जो थे, उनके बारे में पता चला यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाला आपको। और एक मुगल कॉइन मिला है एम्परर जहांगीर का, जो दिखाता है जोडाइक साइन। ठीक है ना, जिसका मतलब होता है सेजिटेरियस। ठीक है, ये इस तरीके से आपने देखा होगा, राशियां होती है लोगों की, इस तरीके से लोग अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे लिखते हैं सेजिटेरियस। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक, और कहाँ से मिलता है रिकॉर्ड, और मिलता है, तो जो हमारा पांचवा है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, दैट इज जीनियोलॉजिकल रिकॉर्ड। ये रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो किसी फैमिली की लीनेज या एंसेस्ट्री, मतलब किसी परिवार में देखो मेरे दादा परदादा इस तरीके से मिल जाए, या ये डॉक्यूमेंट रिलेशनशिप दिखाते हैं जनरेशन से, और रिकॉर्ड दिखाते हैं कि ऐसे बर्थ, मैरिजेस और डेथ कैसी रही हैं। तो मतलब किसी फैमिली के जैसे वो चल रही है पूर्वज, उस तरीके से जो चीजें चल रही होती है, उस तरीके से जीन जीन से मिलता है एक तरीके से। बाकी कुछ और हिस्टोरिकल सोर्सेज भी हैं जो एनसीईआरटी ने देखा है कि हिस्टोरियंस जो थे ना, वो ट्रैवलॉग्स पढ़ते थे, मेमोइर्स पढ़ते थे। ठीक है ना, लेटर्स पढ़ते थे, फोल्क लोर पढ़ते थे। ठीक है, फोक लोर और ओरल ट्रेडिशन पढ़ते थे, कुछ रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स देखते थे, तो उससे थोड़ी और जानकारी इतिहास के बारे में ले सकते थे। आप चाहो तो इनकी इमेजेस सर्च करके देख सकते हो इस तरीके से। आप हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हो, अगले 2 साल आप क्या पढ़ने वाले हो, इसकी बात चल रही है, फिर हिस्ट्री अपनी खत्म हो जाएगी। तो बोलता है शुरुआत में आप पढ़ोगे कि शुरुआत के ह्यूमंस कैसे थे इतिहास में, फिर इंडिया में कैसे सभ्यता बसी, फिर आप पढ़ोगे मेजर इवेंट्स वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या हुए, जो पूरे विश्व की हिस्ट्री है उसमें क्या क्या बड़े बड़े इवेंट्स हुए। फिर आप पढ़ोगे ग्रीक रोमन वर्ल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ग्रीक यूनान अंपायर आप पढ़ोगे। फिर रीनेसेंस पढ़ोगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब ना 11th क्लास की हिस्ट्री में मैंने पिछले साल पढ़ाई है, तो ये वहां पे कुछ कुछ चीजें थी जो अब 9th में डाल दी गई हैं, और में भी कुछ चीजें आप 10th में पढ़ोगे। तो रिफॉर्मेशन पढ़ोगे, एनलाइटमेंट पढ़ोगे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये सब चीजें तो 9th में पहले भी आती थी। फिर कॉलोनियलिज्म पढ़ोगे, ये आपने थोड़ा 8th में भी पढ़ लिया है। ठीक है ना, जब अंग्रेजों ने हम पे राज करा। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल अक्रॉस द वर्ल्ड, जो कॉलोनियल वर्ल्ड था उसके खिलाफ हम लोगों ने कैसे लड़ाइयां लड़ी पूरे वर्ल्ड में, उस चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करना, यानी कि अब तक हम जितना भी इतिहास हमें मिला है उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। जिस इतिहास में ज्यादा चीजें, ज्यादा इवेंट्स हमें नहीं पता, तो उसको हम थोड़ा कम टाइम पीरियड में जल्दी करके खत्म करेंगे, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी वो हर चीज हमें पढ़नी पड़ेगी। और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि हमारा सोशल साइंस का पढ़ने का तीसरा तरीका है सोशल पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आ जाता है भाई इसके बाद पॉलिटिकल साइंस। अब ये क्या है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है ना, वो सोशल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर आप क्या पढ़ते हो। अब देखो, सोशल साइंस की ब्रांच है, आपने क्या पढ़ा, सोशल साइंस के अंदर एक ब्रांच ज्योग्राफी, एक पढ़ लिया हिस्ट्री। अब तीसरा पॉलिटिकल साइंस है, इसके अंदर आप क्या देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे कि सरकार कैसे चलाई जाती है, सरकार के पास मतलब, या फिर एक देश में किसके पास क्या पावर होती है, या गवर्नमेंट कैसे चलती है। ठीक है ना, और ये आपको समझने में मदद करता है पावर को कैसे बांटा जाता है। आप जब पॉलिटिकल साइंस को पढ़ोगे तो आप देखोगे कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, या हमारे देश में जो पावर्स हैं लोगों के पास सरकार चलाने की, वो कैसे बटी हुई है, सरकार कैसे डिसीजन लेती हैं, कानून और पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट की जाती, लागू की जाती हैं। ठीक है, नागरिक कैसे सरकार के अंदर पार्टिसिपेट या सरकार बना सकते हैं लोग।
या हाउ सोसाइटीज आर गवर्नड, मतलब समाज को कैसे गवर्न किया जाता है, ये बात आप पढ़ते हो। तो सिंपल सी परिभाषा ये है कि इसके अंदर आप सरकार के बारे में पढ़ाई करते हो, पॉलिटिकल राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, पावर शक्तियों के बारे में पढ़ते हो, कानून के बारे में पढ़ते हो, अधिकार के बारे में पढ़ते हो, आपकी जिम्मेदारी ड्यूटीज के बारे में पढ़ते हो, और गवर्नेंस मतलब सरकार को चलाने का सिस्टम, इसके ऊपर बात करते हो। पॉलिटिकल साइंस क्या पढ़ती है? पॉलिटिकल साइंस में आप क्या पढ़ने वाले हो? आप पढ़ने वाले हो कानून के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी संविधान, है ना। सरकार के बारे में आप पढ़ने वाले हो स्टेट, स्टेट मतलब राज्य नहीं है, स्टेट मतलब जो देश चला रहे होते सरकार वही होती है, ठीक है। और कैपिटल एस आ जाता है तो ध्यान रखना वो स्टेट होता है, और स्मॉल एस आ जाता है तो राज्य की बात हो रही है। पॉलिटिकल संस्था की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जब देश चल रहा होता है तो उसको चलाने वाली कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। अब देखो जायज बात है, कोई कंपनी थोड़ी ना चलाती है, लेकिन पॉलिटिकल संस्थाएं है ना, जैसे पार्लियामेंट, इस तरीके की जहां पर हम बैठक होते हुए देखते हैं वो। इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे, लोकतंत्र के ऊपर हम बात करेंगे, पब्लिक पॉलिसीज के ऊपर बात करेंगे, सामाजिक मूवमेंट जो जैसे अभी चल रही है, आपने सामाजिक मूवमेंट देखा होगा, प्रोटेस्ट चल रहा है ना, तो वो भी इसी का पार्ट होता है। नेशन बिल्डिंग, देश को बनाने के ऊपर बात हो रही है। फॉरेन पॉलिसी, सरकार की क्या फॉरेन पॉलिसी है, बाहर की फॉरेन पॉलिसी क्या है, या राजनीतिक पावर को कैसे बांटा जाता है, उस सब चीजों के बारे में आप बात करोगे। तो आप क्या पढ़ने वाले हो कि सोसाइटी को कैसे चलाया जाता है, कैसे राजनीतिक डिसीजन लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बातें की जाएंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग पावर, पावर को समझते हैं। तो देखो ध्यान से समझना, पॉलिटिकल साइंस में आप क्या पढ़ते हो कि जो शक्तियां होती हैं वो कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे बांटी जाती हैं, कैसे कंट्रोल की जाती हैं। कानून हमारा शक्तियों को भी कंट्रोल करता है, सरकारों की, और कैसे उन्हें रेगुलेट रूल्स के अंदर रखा जाता है। पावर जो थी सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं होती, ये फैमिलीज, स्कूल्स, समाज, सोशल कस्टम या ट्रेडिशन, कुछ तौर तरीके या संस्थाओं के पास भी होती है। इसलिए पॉलिटिकल स्टडी जो है ना वो हर समाज के अंदर आपको दिखाई देगी। अब जैसे आप एक और एग्जांपल पढ़ोगे एनसीईआरटी के द्वारा, जैसे पंचायती राज, गांव के अंदर एक सिस्टम चलता है, बिल्कुल लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है। जैसे लोकल मतलब घटिया नहीं बोल रहा, लोकल मतलब आपके लोकेलिटी में जो होती है वैसी, उस लेवल की गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है, खुद से बनती है गांव में, ठीक है ना, मतलब खुद से मतलब ऐसा नहीं मुंह उठा के खुद से बन गई, प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं इनके लिए भी, और ये लोकल लोगों को अलाउ करता है पार्टिसिपेट करना और डिसीजन लेने में फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेज। मान लो आप अपने गांव का भला चाहते हो और उसके लिए आपको लगता है कि आप इस गांव के नेता होते, या कोई ऐसा बंदा जिस गांव का नेता होता वो इस गांव को अच्छे से चला पाता, तो आप क्या करते हो, जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, डिसीजन लेने में या समाज में डेवलपमेंट करने में पार्टिसिपेशन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे डेमोक्रेसी ग्रास रूट्स मतलब जड़ें बढ़ जाती है। अब एक मान लो सीएम या कोई पीएम है, वो आपके घर का पानी, आपके मोहल्ले की नालियां थोड़ा ना साफ कराने बैठे हैं, ये कौन संभालेगा? तो आपकी जो लोकतंत्र है, ये जो आपके यहाँ पे लोकल रूलर्स हैं, ये होने चाहिए, है ना। इसके लिए हम इंस्पायर हुए थे ब्राजील से, ब्राजील में ऐसा हुआ था, है ना। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, जड़ें बढ़ जाती हैं डेमोक्रेसी की, लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अब छोटे स्तर पर भी इंसान नेता बन सकता है। लोकल प्लानिंग, समाज में लोकल प्लानिंग होती है। लोकल प्लानिंग मतलब हर अलग अलग इलाके, छोटे छोटे इलाकों की प्लानिंग्स होती हैं, और इससे विकास बेहतर होता है। क्योंकि आप सबसे देखो, विकास ऐसा नहीं पूरे देश में एकदम से हो जाता है, छोटी छोटी जगहों का विकास होता है, फिर बड़ा विकास होता है। और सिटीजन को वॉइस मिल जाती है गवर्नेंस के अंदर, मतलब आप चाहते हो नेता बनना है, आप मान लो फॉर एग्जांपल जो नागरिक है उस देश का, वो उस देश की सरकार के अंदर भी अपनी आवाज उठा सकता है। जैसे विलेजर्स क्या करते हैं, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं, जो डिसीजन लेती है उनके रोड, पानी सप्लाई करना, साफ सफाई रखना, गांव के अंदर डेवलपमेंट लाना, इस पे ध्यान देती हूँ। तो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पावर जो है ना वो हर जगह है। तो देखो एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता है कि जो पॉलिटिकल पावर है ना वो सिर्फ पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास नहीं है, ये कहाँ पर है, जो समाज में जो सोशल रिलेशनशिप्स है वहां पर भी पॉलिटिकल पावर होती है। कस्टम, ट्रेडिशन, आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी, ऊपर अपन ने पढ़ा तो ये सारी चीजों में होती है। पॉलिटिकल साइंस जो है ना वो समाज को पढ़ती है। आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर हमारे समाज को पढ़ते हो कि समाज में सोशल हिरार्की कैसे चलती है, जैसे होता है ना ऊंची जात नीची जात, उस तरीके से वो चीज पढ़ते हो आप पॉलिटिकल साइंस में। आप पॉलिटिकल साइंस में इक्वालिटी पढ़ोगे कि कैसे सबको बराबर ट्रीट किया जाना चाहिए या नहीं किया जा रहा। जस्टिस, हर इंसान के लिए जस्टिस बराबर है, लेने का तरीका, किसी के लिए ऐसा नहीं अमीर है तो ज्यादा अच्छे से जस्टिस, ये वो उस तरीके से। अकाउंटेबिलिटी, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या संभालना किसी को है, ठीक है। गुड गवर्नेंस, अच्छा देश चलाना चाहिए। तो मकसद यही होता है कि ज्यादा अच्छा सिस्टम हो गवर्नेंस का। पुराने समय में क्या पॉलिटिकल राजनीतिक थॉट था,
तो बोलता है पॉलिटिकल आइडिया जो है ना इंडिया के अंदर वो बहुत पुराना है, ऐसा नहीं नया बना है, ठीक है। पुराने समय में जो पॉलिटिक्स थी ना वो बहुत ही क्लोज थी धर्म से, ठीक है ना, धर्म कहा जाता है। मतलब पुराने समय में पॉलिटिक्स को मतलब कैसे कर रखा था, ये क्लोज थी किससे, धर्म से। मतलब मॉरल ड्यूटी या राइटियस कंडक्ट, ठीक है ना, मतलब आपकी खुद की, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समाज में अगर आप नेता हो या कुछ भी हो या आप रूलर हो, तो आपका क्या काम है, धर्म क्या है आपका, तो आपकी मॉरल ड्यूटी क्या है ना। अर्थ, अर्थ मतलब इकोनॉमिक वेल बीइंग, मतलब आपका जो इस इकोनॉमिक सोसाइटी है वो अच्छे से काम कर रहा है और प्रोस्पेरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर एक होता था राजधर्म, मतलब किसकी क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है रूलर की, ठीक है ना। एक किंग को एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सरकार अच्छे से चलाए, अच्छे से काम करे लोगों के भले के लिए, ठीक है। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट क्या है पॉलिटिक्स में, तो जो पुराना इंडियन टेक्स्ट है वो पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहता है, तो उसने कहा देखो उसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज कहाँ कहाँ, वेदास में, उपनिषद में, पुराणस, उसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा पॉलिटिक्स के अंदर। पुराण होते हैं ना, इसे पुराण कहते हैं, वो उसके अंदर पॉलिटिकल आइडियाज या कुछ राजनीतिक, या देश कैसे चलाया जाए, समाज में सबको कैसे बराबर, ये सब चीजों के बारे में बात करी हुई है। जैसे क्या क्या कहा गया, जस्टिस के बारे में बात की गई है कि हर इंसान को न्याय मिलना चाहिए, पावर्स किसके पास कैसी होनी चाहिए, वो सब चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें थॉट्स नए बने हैं, ये पुराने समय से चलते आ रहे पुरानी चीजें हैं। सोशल ऑर्डर, ठीक है ना, ड्यूटी क्या है एक रूलर की या नागरिक की ड्यूटी क्या है, तो वो सारी चीजें। सोशल ऑर्डर मतलब समाज में किसका क्या ऑर्डर है, किस लेवल पे किसकी जात बरादरी कैसे उसको रखी गई है। फिर महाभारत और क्या कहते हैं शुक्र नीति, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो पॉलिटिकल आइडियाज तो महाभारत में भी पाए गए थे। महाभारत में ये बताया गया था कि गवर्नेंस, सरकार कैसे चलानी चाहिए, मतलब गवर्नेंस चलाने का तरीका कैसे होना चाहिए। जस्टिस के बारे में महाभारत पे बात हो रखी है। लीडरशिप, कैसे नेता जो है अपनी लीडरशिप निभाता है, उसके ऊपर बात की है, या रूलर्स की क्या ड्यूटीज होती है, इसके बारे में बात की। शुक्र नीति जो है उसके अंदर क्या बताया गया कि सरकार चलाने का सिस्टम कैसा है, अच्छी गवर्नेंस के बारे में बताया गया, और एथिकल लीडरशिप मतलब तरीके से रह के। ऐसा नहीं कि लीडरशिप ऐसी रखो जिससे आप अपना ही भला चाहो या किसी एक पर्टिकुलर इंसान का भला चाहो, सबका भला रखो, ठीक है। चलो इस तरीके से। अब यहाँ पे एक और वर्ड है अर्थशास्त्र, सबसे इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र, आपने ऊपर भी पढ़ा था कि कौटिल्य चाणक्य ने लिखा था ये। और इसके अंदर ये बताया गया था कि एक राज्य मतलब एक सरकार, एक एक पर्टिकुलर जगह को कैसे चलाना चाहिए, एक सरकार को टैक्स कैसे इकट्ठा होना चाहिए, आर्मी को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, समाज का भला कैसे करोगे, रूलर की क्या क्या ड्यूटी होंगी, और एक अच्छा सिस्टम कैसे चला जाएगा। और ये सबसे पुरानी बुक्स कही जाती है राजनीति एडमिनिस्ट्रेशन की, जो आपको बताती है कि पॉलिटिक्स जो है ना वो आज नहीं, आज से नहीं शुरू हुई, आज से कुछ 50 100 200 300 साल पहले बहुत इंडिया में बहुत पुराने थॉट्स थे लोगों के राजनीति को लेकर हुए, ठीक है ना। चलो होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स, तो होलिस्टिक अप्रोच क्या है जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिक्स थी उसकी। तो जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट है ना वो थोड़ा सा क्या कहते हैं पॉलिटिक्स से कनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स को लेकर, मोरालिटी को लेकर, सामाजिक जो जीवन है, डिफेंस है, पब्लिक वेलफेयर, उनसे। मतलब पावर को एक जिम्मेदारी मानी जाती थी, एक विशेष अधिकार नहीं माना जाता था। और जो एंशिएंट आइडिया जो पुराने बनाए गए थे वो आज भी चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं जो आज भी देखे जाते हैं। जैसे आप देखते हो पंचायती राज सिस्टम क्या रखता है, हर इंसान की भागीदारी हो, हर इंसान आके पार्टिसिपेट कर सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो, ठीक है ना, मतलब खुद की अपनी पर्टिकुलर जगह है तो वहां की अपनी खुद की सरकार हो जो वहीं इलाके को संभाले। और डिसीजन जो हो ना वो लोकतंत्र, हर इंसान को बराबर मौका मिले और वो अपने पक्ष को रख सके, और सबको बराबर अधिकार भी दिया जाए इस चीज पे क्या डिसीजन निकलना चाहिए ये पता लगाने के लिए। आप पॉलिटिकल साइंस में अगले 2 साल में क्या पढ़ने वाले हो, आप लोकतंत्र के बारे में पढ़ोगे, आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ोगे हमारे देश में, आप पावर्स के ऊपर पढ़ोगे, आप समाज में क्या सोसाइटी चल रही होती है उसके बारे में पढ़ोगे, आप देश को चलाने का सिस्टम गवर्नेंस वो कैसी है इसको पता करोगे, सरकार कैसे चलाती है। आप पब्लिक पॉलिसी, समाज में लोगों के लिए क्या पॉलिसीज है, नेशनल सिक्योरिटी देश की क्या है, या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल इश्यूज क्या होते हैं वो उसके ऊपर आप बात करोगे। तो पॉलिटिकल साइंस एनकरेज करता है आप लोगों को ऑब्जर्व करने में और एनालाइज करने में कि क्या राजनीतिक विकास हमारे अब तक हुए हैं, या कैसे सिस्टम चलता है, या क्या अब तक चीजें होती भी आई हैं। तो हम लोगों ने 3 पहलू इकोनॉमी जो है हमारी सोशल साइंस के पढ़ लिए। अब यहाँ से चौथा पहलू स्टार्ट होता है, दैट इज इकोनॉमिक्स। भाई अब हमारे सोशल साइंस की चौथी ब्रांच, लास्ट ब्रांच, जो हमारी 3 ब्रांच हो चुकी है, चौथी ब्रांच है इकोनॉमिक्स। मैं आपको इतना कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में भी ना पता हो ना, तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। जैसे पॉलिटिक्स में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हो वो सब बातें थोड़ी बहुत याद रख लेना, बहुत है आपके लिए।
फिलहाल हम लोग चलते हैं हमारी फोर्थ ब्रांच जो इकोनॉमिक्स है। ये इकोनॉमिक्स देखो होता भी क्या है ना कि अच्छा है, इसके बारे में अलग से बता रखा है। नहीं तो क्या होता था जनरली, और इकोनॉमिक्स पूछा गया मतलब समझा, एक्सप्लेन कर रहा है आपको, आपको इकोनॉमिक्स क्या है। ये अच्छा है कि आपको पॉलिटिक्स समझा रहा है, आपको हिस्ट्री समझा रहा है, आपको ज्योग्राफी समझा रहा है, एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा है अब कि आप सब्जेक्ट में पढ़ते क्या। वरना नाइन्थ में किताब आ जाती थी, द विलेज पालमपुर, कहानी आ गई, कुछ पता ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रहे हो। बहुत लोगों को इकोनॉमिक्स का मतलब ही नहीं पता होता कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो समझना है इकोनॉमिक्स को, यहाँ कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में आप इंसान के बिहेवियर को समझते हो, इंसान को समझते हो कि एक इंसान है रामू काका। अब रामू काका के पास संसाधन कम है और उनकी चाहते अनलिमिटेड है। तो कम संसाधन से मतलब जो उनके पास पैसा कम है, मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप लोग हो, आप लोग को आपके घर वालों ने बोला ले लो बेटा 100 रुपए ले लो, पूरे दिन हम है नहीं, पूरे दिन का अपना खाना चला लेना। आपने सोचा कि भाई 100 रुपए है, खाना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, 150 रुपए की चीज ऐसी हो सकती है जो ब्रेकफास्ट में खत्म हो जाए। तो आपको क्या करना है, संसाधन आपके पास कम है और आपको आपकी चाहते अनलिमिटेड है, लेकिन अब आपको क्या करना है, बेहतर इस्तेमाल करना है ना, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स है ना, मतलब संसाधन कम है और उन कम संसाधन से आपको बेहतर इस्तेमाल करना है। और कब करना है, जब आपकी चाहते भी अनलिमिटेड है, अपनी चाहतों को भी थोड़ा थोड़ा पूरा करना है, लेकिन जो संसाधन है उसका ध्यान में रखते हुए कि संसाधन कम है, चाहते तो मेरी बहुत है, लेकिन अब मुझे इसको बेस्ट इस्तेमाल करना है जिससे मेरा पेट भर जाए। तो इकोनॉमी स्टडी करती है कि कैसे संसाधन बनाए जाते हैं, बांटे जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं और कैसे इंसान की जरूरतों को पूरा किया जाता है। इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? तो इकोनॉमिक्स एक्चुअल में हमें समझने में मदद करता है कि सामान बनता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कैसे होता है, क्या होता है, किस सेक्टर से कितना होता है, उसको कहाँ कैसे किस तरीके से बांटा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब बेचना, एक तरीके से गुड्स को एक्सचेंज करना, आदान ट्रेड जिसे कहते हैं, वो चीज करना, फिर उसका कंजम्पशन करना, फिर कंज्यूमर क्या डिसीजन लेता है क्या सिचुएशन में, वो चीज समझना। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को देख के कि हाँ ये इस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहा है, इसे ये सामान चाहिए तो मैं वो बना के दूं, या गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है इकोनॉमिक्स के, वो लेकर वो चीज। क्या रोजाना हमारे लिए इंपॉर्टेंस मतलब कुछ चीजें जरूरी होती है इकोनॉमिक्स की, तो देखो उसको भी समझते हैं। जो इकोनॉमी है ना वो हमारे को रोजाना जीवन में बहुत प्रभावित करती है। जो हम खाना खा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, कपड़े पहन रहे हैं, जो हम नौकरियां कर रहे हैं, सर्विस जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या प्राइसेस जो हम बाहर जाके दुकानों को पे कर रहे हैं, ये सब चीजों में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स आती है। और इकोनॉमिक्स क्या पढ़ती है, इकोनॉमिक्स पढ़ती है डिसीजन लेना। जैसे मैंने बोला ना 100 रुपए हैं, अब 100 रुपए में आप क्या कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे भी दो वर्ड होते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। आप एक वर्ड पढ़ते हो इकोनॉमी और एक होता है इकोनॉमिक्स। मैं आपको फर्क समझाता हूँ। इकोनॉमी कुछ नहीं है। इकोनॉमी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपका है देश, जैसे मान लो, चलो सब छोड़ो, आप दो दो जने हैं, जैसे मान लो एक है रिया और एक है एंजल। अब रिया का घर है, रिया के घर में डिफरेंट फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल 5-6 फैमिली मेंबर्स हैं। एंजल के घर में मान लो 3-4 फैमिली मेंबर्स हैं। इस तरीके से चीजें हैं। तो इसका मतलब फैमिली मेंबर्स डिफरेंट है, यानी कि दो देश होते हैं, दोनों देश की आबादी अलग होती है। बिल्कुल सही। दूसरी चीज कि डिफरेंट फैमिली मेंबर्स है, उसमें से अलग अलग काम करते हैं, है ना। मतलब अब देश होते हैं, देश में क्या क्या काम होता है, कोई प्राइमरी सेक्टर खेती बाड़ी, कोई सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्री में है, कोई टेरिटरी सेक्टर ट्रेड मतलब सर्विस सेक्टर में है। अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हो, ठीक है ना। अलग अलग सबका रहने का तरीका हो सकता है, अलग अलग सबका खाने पीने का तरीका हो सकता है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी, है ना। इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, ECONOMY, इकोनॉमी। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स अलग है। अब इकोनॉमी हो गया घर का सिस्टम, क्या क्या खाना बन रहा है, किस किस सेक्टर में कौन कौन कितना पैसा कमा रहा है, दिस इज इकोनॉमी। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम इन विच पीपल गेट देयर इंडिजिनियस थ्रू द एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब इकोनॉमी तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें इंसान अपने आप को जीवित रखता है, क्या क्या काम करके, प्रोडक्शन करके, कंजम्पशन करके, कुछ पैसा बच गया तो इन्वेस्टमेंट करके। तो इकोनॉमी तो एक सिस्टम हो जाता है जिसको आप देख रहे हो, खाने का तरीका एक सिस्टम है, तरीका देश चलाने का एक सिस्टम है। अब आप इंडिया की बात करो और अलग अलग देशों की बात करो तो सबकी इकोनॉमी मतलब वहां पे क्या संसाधन मिल रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या रोजगार, सब ये सब इकोनॉमी है। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो एक इंसान है या पूरा देश है, उसके पास क्या संसाधन है और क्या उसके इंसान देश या इंसान की जरूरतें हैं और वो कैसे उस संसाधन को इस्तेमाल करता है बेहतर तरीके से। ये होता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो कि इंसान क्या सिचुएशन को कैसे डिसीजन को टैकल करता है।
और इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स डिसीजन मेकिंग होती है। समझ पा रहे हो? तो कंज्यूमर डिसाइड करते हैं क्या क्या खरीदना है, कितना खरीदना है, ये कंज्यूमर डिसाइड करता है। और प्रोड्यूसर क्या करता है? देखो इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ रहे हो? डिसीजन लेना कि भाई क्या खरीदना है, आप 100 रुपए है, क्या खरीदना है, कितना खरीदना है। प्रोड्यूसर क्या डिसाइड करते हैं भाई? क्या बनाना है, कितना बनाना है। सरकार क्या डिसाइड करती है? सरकार पॉलिसीज बनाती है जिससे हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करे, देश में डेवलपमेंट हो, हमारे देश में स्टेबिलिटी आए, एफिशिएंसी हो, फेयरनेस हो, उस तरीके से। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, इकोनॉमिक्स इज अबाउट वेल बीइंग, चीजें तरीके से भी चले, इक्वालिटी भी रहे सब में, सब बराबर कमाए इस तरीके से, जस्टिस भी रहे, और एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, संसाधन जो भी है आपके पास, जो भी चीजें आपके पास, उसका बेहतर इस्तेमाल हो। अल्टीमेट गोल आपका यही है कि आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सको। फिर आगे टॉपिक है इकोनॉमिक्स। इंडिया का इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है? अब इंडिया जैसे हमने पढ़ा पॉलिटिक्स का क्या इतिहास है, क्या कहीं मेंशन कर रखी है चीजें, तो ऐसे ही इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या है इंडिया का, उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? चलो खैर आगे चलते हैं। तो देखो इकोनॉमी, इंडिया जो है ना उसका एक बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है। तो इंडिया में इकोनॉमी स्ट्रांग थी, अंग्रेजों से पहले तो थी, बढ़िया था। फेमस था हमारा व्यापार, हमारी इंडस्ट्री थोड़ी सही थी, मैरीटाइम इंडस्ट्री एक्टिविटीज, मतलब जहाज वाली, पानी वाली, और एग्रीकल्चर। इंडिया वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमिस्ट था बहुत सदियों तक। ठीक है ना? फिर ये अंग्रेज आ जाते हैं आगे लूटने। ठीक है ना? इन्होंने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, गरीबी ला दी थी, भुखमरी ला दी थी, फेमिन्स, है ना? और हमारा जो पुराना तरीका था इंडस्ट्री चलाने का वो खत्म कर दिया था, और ना इन्होंने अपनी खुद की इंडस्ट्री तो डेवलप करी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ डेवलपमेंट नहीं करी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी स्लो कर दी। इंडिया की तरक्की क्या रही इंडिपेंडेंस के बाद? फिर हमने कुछ किया, हाँ हमने कोशिश की अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट बेहतर करने की कोशिश करी, एजुकेशन को बढ़ाया हमने, हमारी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश करी, हमने गरीबी कम करने की कोशिश करी, और हमने लोगों के जीवन को एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमने लोगों के जो होता है ना, एक जीवन दर होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जीते, एक्सपेक्टेंसी, जैसे एक्सपेक्टेंसी जैसे मान लो 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो एक देश में एक इंसान कितना जी रहा है वो हमने बढ़ाने की कोशिश करी। कुछ चैलेंजेस ऐसे थे जो अभी भी रहे, जैसे इनकम इनइक्वालिटी हमेशा रहा, अमीर अमीर रहा, गरीब गरीब रहा, इनके बीच में फर्क खत्म नहीं हुआ, ये चीजें अभी भी रही हमारी, गरीबी रही अभी भी। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट, जो बेनिफिट्स है ना वो सबको नहीं मिल पाया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करी, हम सतत विकास नहीं कर सके, कोशिश करी, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो पाया, कोशिश करी, पर इतना चैलेंजेस जो है कि अभी भी चीजें वो प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब कहता है कि भाई देखो, अगर आप एक देश का इकोनॉमी, मतलब भाई बहुत जरूरी है, एक देश ग्रो करता है, इकोनॉमी, पैसा उसके पास ज्यादा होगा, हर तरीके से चीजें करेगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका लिविंग, रहने का स्टैंडर्ड बढ़ाता है, आपको रोजगार देता है, आपको एजुकेशन अच्छी होती है, ठीक है ना? हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा होता है आपके देश का, आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ये सब डेवलप होते हैं। ठीक है? बाकी फिर आ जाते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, ऐसी ग्रोथ जहां पे ग्रोथ भी हो और भविष्य के लिए संसाधन भी बचा के रखे, किसी को भविष्य आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए भी संसाधन बचा रहे, ऐसी डेवलपमेंट जहां पर आप क्या कर रहे हो, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए संसाधन कम भी नहीं कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो। ठीक है ना? जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है ना, सोलर सेल, इन सब का इस्तेमाल करना। आप स्टडी इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे, आप क्या अगले 2 साल में पढ़ने वाले हो इकोनॉमिक्स के अंदर? आप पढ़ने वाले हो बेटा इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी कैसी है, मार्केट्स कैसी रही हैं इंडिया की, प्राइसेस कैसे रहे हैं, आप फाइनेंस को कैसे, पैसों को कैसे मैनेज करा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप, एक व्यापारी और एक एंटरप्रेन्योर में बहुत बड़ा फर्क होता है, हल्का सा समझा देता हूँ एंटरप्रेन्योर कौन होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिजनेस का आइडिया है, कुछ नई इनोवेशन करना चाहते हो, कुछ नई ग्रोथ करना चाहते हो, पैसा है नहीं है वो अलग चीज है, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो नए नए बिजनेस के मॉडल्स, आइडियाज लेकर आते हैं, कल को उन्हें कोई चंदा दे दे या थोड़ा बहुत पैसा दे दे तो वो छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं अपने उसी बिजनेस के आइडिया से, वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाती है। तो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन में फर्क होता है। व्यापारी तो एक इंसान, आप लोग हो, सब छोले भटूरे बेच रहे हैं, आप भी छोले भटूरे बेच लो, आप व्यापारी बन जाओगे, बट एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाओगे आप। एंटरप्रेन्योर के लिए आपको नई नई चीज, जैसे ओला, है ना, उबर, है ना, जोमेटो, है ना, या फोन पे, ये सब यूपीआई, BHIM ऐप होते हैं सब, तो ये सब क्या है, ये सब कुछ ना कुछ नई क्रिएटिविटी है ना, तो इसलिए एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। बाकी क्या कहते हैं, जीडीपी,
आप जीडीपी के बारे में पढ़ोगे, क्या होती है हमारे देश की जितनी प्रोडक्शन या कमाई एक तरीके से। इंटरनेशनल भारत में वर्ल्ड के साथ हमारा क्या व्यापार का सिस्टम है, यूनियन बजट, आप हमारे इंडिया का बजट बनता है, क्योंकि जैसे आपके घर है उसमें कमाइयाँ होती है, कितना खर्च करोगे कहाँ पर, वो सब चीज़ डिसाइड करते हो ना अपने घर की, तो ऐसे ही देश की भी करनी है आपको, ठीक है। बाकी हम सोशल साइंस को क्यों पढ़ते हैं, तो सोशल साइंस इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम समाज को समझ सके, लोगों को समझ सके, सरकार, हमारे देश की इकोनॉमी, अब देखो इकोनॉमी आ रहा है ना वर्ड, इकोनॉमी मतलब सिस्टम, कैसे माल बन रहा है, क्या हो रहा है, वो सब चीजें समझ सको। आप अपने आसपास के एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये सब चीजें समझ सको, है ना। आप रोजाना जिंदगी में घरों को समझ सको, रोड को समझ सको, स्कूलों, मार्केट्स, डिजिटल सर्विसेज, सब चीजों को समझ सको। आप डाइवर्सिटी समझ सको, मतलब आप देखते हो ना हर हर जगह चीजें अलग अलग होती है, वो समझ सको, मतलब अलग अलग भाषाएं लोगों में देखते हो, वो समझ सको। अलग अलग कस्टम आप देखते हो, अलग अलग लोग का काम करने का तरीका, कल्चर, ये सब चीजें आप समझ सकते हो। तो आप देखते हो इंडिया में विविधताएं हैं, अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, सब अलग अलग, कल्चर सबका अलग अलग, लेकिन फिर भी एकता है, मिलके रहते हैं। और आप देखते हो बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, सोशल साइंस आपको ये दिखाता है आपके अधिकार क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपका कानून क्या है, आपका पार्टिसिपेशन क्या है। इससे आप लोग जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करते हो लोकतंत्र के अंदर, ठीक है। बाकी सोशल प्रॉब्लम दूर करते हो, जैसे एनवायरनमेंट में प्रोटेक्शन लाना, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, पॉल्यूटेड फैल रहा है इस तरीके से, पब्लिक हेल्थ पे ध्यान देना, है ना, जन सुविधाएं जिसे कहा जाता है, रोजगार के ऊपर ध्यान देना, शहरीकरण करना, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो अच्छे से आप समझ सको, उससे अपने आप को बचा सको। और इतिहास, जो सोशल साइंस जो होता है ना, वो आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबको कनेक्ट करके रखता है, और फ्यूचर भी समझाता है कि देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, शहरीकरण आ रहा है, लोग इधर से उधर माइग्रेट हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी कैसे एडवांस हो रही है, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन आ रहा है, वर्ल्ड लेवल पे व्यापार चल रहा है, एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, ये सब चीजें आपको समझने में मदद करता है, ठीक है। बाकी स्किल डेवलप भी होती है, आप क्योंकि आप समझते हो अच्छे से, केयरफुली चीजों को, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछते हो आप, है ना, एविडेंस जो भी होते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करते हो, अपने अपने अलग अलग व्यू पॉइंट जो है उनको कंपेयर करते हो, क्रिटिकली सोचते हो, प्रॉब्लम्स को दूर करते हो, इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो। तो ये सब चीजों से आपकी स्किल्स बढ़ती है सोशल साइंस के जरिए, ठीक है। और अगले 2 साल आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इसके ऊपर बात करिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी ये फाइनल चैप्टर एक तरीके से समरी है इसका, कि सोशल साइंस मतलब ये मत समझना भाई कि आपको सिर्फ चीजें याद करनी है, आपको लोगों को, समाज को, कल्चर, पावर, हमारे आसपास क्या क्या, उन सब चीजों को समझना है। और आपको थोड़ा क्यूरियस लर्नर बनना है, आपके मन में सवाल आए पूछो, क्रिटिकल थिंकर बनना है, ज्यादातर अच्छे से सोचना है, और एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, ठीक है। तो बाय स्टडिंग सोशल साइंस आप लोग अपना पास्ट और प्रेजेंट और अच्छा सा फ्यूचर बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो था, अब किसी बच्चे ने कहा कि ये यूटी में आ रहा है तो इस तरीके से हमने इसको खत्म कर लिया। तो आप लोग इसमें से चीजें भी याद करो, साइड बाय साइड क्वेश्चंस चल रहे होंगे आप लोग, तो उसको भी बढ़िया से ट्राई करते रहना इसको खत्म करने के, ठीक है ना। चलो जी।